हेलो एटम्स, हेलो मेरे प्यारे बच्चा लोग, कैसे हो सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई होप आप सबकी हेल्थ एकदम सुपर्ब है और आपकी अनुभा मैम, आपकी एजे मैम, आपकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आई है, जिस सेशन का नाम अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो 50 क्वेश्चंस इन 100 मिनट्स। अब ऐसा नहीं है कि मैं हर एक सवाल पे 2 मिनट स्पेंड करने वाली हूँ। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस, क्लस्टर ऑफ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, जो सारे के सारे सवाल आपके एग्जाम के लिए लाइक सुपर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सेम सीरीज बायो में भी होगी, फिजिक्स में भी होगी, और अगर आपने सॉल्व कर लिया मतलब आपके पास 150 सवाल है, 150 क्वेश्चंस फ्रॉम द इंटायर साइंस, तो आपका रिवीजन सुपर पक्का हो जाएगा और 95% क्या, आप 100 में से 100 भी ला सकते हैं। ढंग से फॉलो करिए, ढंग से अपना रिवीजन करिए, मेरे साथ एक नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए, साथ साथ हर एक सवाल लगाइए। हम एमसीक्यूज भी करेंगे, हम असर्शन रीजनिंग भी करेंगे, हम एसएक्यू और एलएक्यू यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी करेंगे। तो क्या आप इस सेशन के लिए तैयार है? अपना जोश दिखाइए बाय सेंडिंग द फायर इमोजी विद अ गोल्डन हार्ट। हमारी एटम्स आर्मी, एटम्स आर्मी का लीडर, वी ऑल हैव अ गोल्डन हार्ट, या? So we will support this video, right? I'll also support by putting it on Telegram और Insta. आप सबको भी सेम काम करना है, करेंगे ना? टेलीग्राम पे डालिए, इंस्टा पे डालिए, व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे डालिए अपने दोस्तों को। इसको दोस्तों तक पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि इस चीज़ से बाहर निकलते हैं, सबका भला करना है हमें, सब अच्छा करें। इट्स लाइक अ गुड थिंग, यू हैव अ गुड हार्ट एंड प्रूव दैट। तो जल्दी से ये करिए, सेशन को लाइक कर दीजिए एटम्स, जल्दी से लाइक कर दीजिए। सेशन के आखिर तक हमें 1.3K को तो क्रॉस करना है। 1300 लाइक तो हमें चाहिए ही चाहिए इस सेशन में। सुपर डुपर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आपका रिवीजन का आज हो रहा है, पूरा का पूरा केमिस्ट्री के सिलेबस का। यस, तो करेंगे। सब्सक्राइब कर लिया चैनल को? आप में से कोई भी बच्चा नया है तो बिल्कुल मत शर्माइए, ये एक बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है आपके लिए। यहाँ आपको मोटिवेट किया जाएगा, भरपूर पढ़ाया जाएगा, भरपूर ज्ञान दिया जाएगा, सारी नोटिफिकेशंस जो आती है सीबीएसई के थ्रू वो भी बताई जाएगी भरपूर। तो बस सोच क्या रहे हो, कर दो। यस, तो रेडी हो तो पहले सवाल से शुरू करें। किस तरीके के सवाल चाहते हो? सबसे पहले बता दो मुझे, पहले किस तरीके के सवाल चाहते हो? ऑब्वियसली मार्किंग सिस्टम से जाते हैं, पहले 1 नंबर के सवाल करेंगे, और 1 नंबर का सवाल का मतलब क्या है, एमसीक्यूज करेंगे। बट मीनवाइल आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो किया कि नहीं? डू दैट इफ यू आर नॉट डूइंग इट। anubha_ag_, दैट्स माई इंस्टा हैंडल, ओनली इफ यू आर ऑन इंस्टा। मैम को ऐसे स्पेशल प्रेशर नहीं डाल रही, ए इंस्टा ज्वाइन कर। मैं नहीं चाहती आप उस लूप में फंस जाए, और अगर आपके पास वो सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटे रील्स देख रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। हैविंग दैट सेल्फ कंट्रोल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो क्या बोलते हो, शुरू किया जाए पहले सवाल के साथ? क्या बोलते हो एटम्स, जल्दी से बता दो, शुरू किया जाए? आई थिंक यू ऑल आर सुपर रेडी। तो बस हम वेट नहीं करेंगे, पहले के जो स्टार्टिंग के जो 10 सवाल आने वाले हैं वो एमसीक्यूज करेंगे, फिर असर्शन रीजनिंग करेंगे, फिर शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो सेशन एक्टिव कब होगा? सेशन को हमें सुपर एक्टिव बनाना है, और सेशन को सुपर एक्टिव बनाने के लिए आप सबको मुझे आंसर देना है। तो चलो जल्दी से सवालों के आंसर देते देते जाओ, शुरू कर दो, ठीक है? बिल्कुल चैट सेक्शन भर दो, बाद में कमेंट सेक्शन भी भर सकते हो कि मैम आपने पढ़ाया है, हमने रिविजन किया है, अपन को सब आता है बॉस। प्रूफ कर दो ये, यस प्रूफ कर दो। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल्स इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ द मोल्टन ओर? ठीक है, तो यहाँ पे कीवर्ड छुपा है। आपको किसी भी सवाल को पढ़ते टाइम मेक श्योर आप 2 बार पढ़ो। कई बार इनकरेक्ट, नॉट ट्रू, वो जो नॉट और जो नेगेटिव चीज़ें पूछी जाती है ना, कई बार हम ध्यान नहीं देते, बीइंग सो पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ, चाहे वो सच हो या ना हो। तो इसीलिए 2 बार पढ़ो, कीवर्ड्स ढूंढो, फिर अटैक करो सवालों पे, ऑप्शंस पे कि पूछा क्या है। ठीक है, तो ये पूछा कि वो मेटल जो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से हम अलग कर सकते हैं, और आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस हम कहाँ लगाते हैं। हम इलेक्ट्रोलिसिस लगाते हैं कौन सी प्रोसेसेस के लिए? जब मेरे पास मेटल कौन सी होती है, हाईली रिएक्टिव। कौन सी मेटल होती है स्टूडेंट्स? हाईली रिएक्टिव मेटल्स। नाउ यू कैन गेस द आंसर। यहाँ पे हाईली रिएक्टिव मेटल्स का पेयर कौन सा है?
ऑप्शन नंबर बी, यस, पोटाशियम एंड सोडियम ये अपने क्लोराइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। आप इनके मोल्टन फॉर्म में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो। इसका मैंने ट्रिक भी बताया था, एम अ कैट, ना बताया था ना, एम अ कैट, ना आई एम नॉट अ कैट। मेटल जाता है कैथोड पे, नॉन मेटल जाता है एनोड पे। मेटल जाएगा कैथोड पे, नॉन मेटल जाएगा एनोड पे। मेक सेंस? याद आ रहा है? यादों के जो पिटारे में उन मेमोरीज को निकालो जो पढ़ा था और अच्छे से अब उसको कॉन्सेप्ट को लगाओ, ठीक है। मीनवाइल अगले सवाल पे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रोलिटिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स एक्स वाई जेड आर गिवन। एक्स की कॉन्फ़िगरेशन है 2 8, वाई की कॉन्फ़िगरेशन है 2 7 और जेड की कॉन्फ़िगरेशन है 2 1। अगेन अब फिर से फोकस करो, क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? करेक्ट पूछा है, ठीक है। एक्स मेटल है? नहीं है भाई। क्यों मेटल नहीं है? मेटल के लास्ट शेल में तो 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वाई मेटल है? नहीं है, क्योंकि उसके भी लास्ट में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। क्या जेड नॉन मेटल है? वो भी नहीं है। क्यों? अगर लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो वो तो मेटल होता है। नॉन मेटल की पहचान है 5 6 7 इलेक्ट्रॉन मिलना, एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ये नॉन मेटल है। स्टिल जनरली नॉन मेटल के लास्ट शेल में आपको 5 6 7 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। तो यानी कि शॉर्ट हमारे पास बिना इवन लॉजिक अप्लाई किए डी आंसर आ गया कि वाई नॉन मेटल है, जेड मेटल है। हमें दिख रहा है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमें दिख रहा है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हो गया मेटल, ये हो गया नॉन मेटल, ठीक है। मैं आपको डिटेल से फिर भी क्यों बता रही हूँ कि इस सेशन में आपको अपना कॉन्फिडेंस लो ना लगे कि मैम अगर सॉल्व नहीं हो रहा हमसे तो क्या, तो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। प्लीज़ कान खुले रखिए, आंखें खुली रखिए, दिमाग के घोड़े इधर उधर मत दौड़ाइए और मुझे सुनते जाइए। सब सही हो जाएगा, सब कर लोगे तुम, ठीक है जी। मेक सेंस? चलो फिर अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा है बच्चों? पढ़ो जरा सवाल को। रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी फॉर्म अ कंपाउंड सी। A loses electron and B gain electron. Which of the following property is, again focus here, not shown by C? A ने B से कंबाइन किया, C बनाया। और ये कैसे बनाया है ये देखो, ध्यान से लिखा है। ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये गेन कर रहा है, यानी कि C जो बना है ऐसे बना है, राइट। यानी कि C एक आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी याद करो। आयनिक कंपाउंड हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, यस, दैट हैज लो बॉइलिंग पॉइंट, ये नहीं होता। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन स्टेट में करता है, सॉलिड स्टेट में भी हमें मिलता है। नॉट शोन, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं शो करता? कि वो लो मेल्टिंग बॉइलिंग, आई मीन लो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट हो, क्योंकि उसका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। कारण बता दो जरा जल्दी से। डू लेट मी नो इन द डू लेट मी नो द रीजन इन द चैट। जल्दी से रीजन बताओ, क्या रीजन हो सकता है? हाँ जी, आपको पता है, आपको अच्छे से पता है रीजन क्या हो सकता है। अरे कि इनके बीच में एक वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ये जो सी जो बना है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से होगा क्या? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उसको ओवरकम करना बहुत मुश्किल है, एंड हेंस वी नीडेड अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी to melt it or to boil it in a way that has high melting and boiling point. ठीक है, आंसर भी मिलाते जाओ और मुझे बताते जाओ। मैं ये वाला सेक्शन खत्म होने के बाद पूछूंगी इतने में से कितना स्कोर किया तुमने, तो ये भी बताना है। अगला सवाल है, सॉल्ट पी इज कॉमनली यूज इन बेकरी प्रोडक्ट। मुझे सॉल्ट पी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है और यहाँ पे हिंट मिल गया। एक तो वो सॉल्ट होता है और दूसरा बेकरी प्रोडक्ट में यूज होता है। यहीं से आपको याद आ जाना चाहिए कि सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस सॉल्ट का सवाल है, सॉल्ट पूछा है, और बेकरी में यूज होने वाला सॉल्ट मैंने तुम्हें कौन सा पढ़ाया है? बहुत अच्छे से याद है कि नहीं है? बता दो। यस, वो पी सॉल्ट कोई और नहीं, मेरा बेकिंग सोडा है, विच इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यस और नो? सही है। फिर पूछा है कि P जो है Q में कन्वर्ट हो जाता है हीट करके, विच इज यूज इन रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। अगर मैं इसको हीट कर दूं 2 मॉलिक्यूल लेके, विच इज योर थर्मल डीकॉम्पोजिशन, तो क्या प्रोडक्ट बनता है बच्चों? मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? इट विल गिव सोडियम कार्बोनेट, it will give water and it will give CO2 gas.
ठीक है, तो वो जो क्यू सॉल्ट बना है वो ये है सोडियम कार्बोनेट, जो वॉशिंग सोडा का मेन कंपोनेंट है, और इसको हम हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए भी यूज करते हैं। फिर पूछा है इसके साथ साथ एक गैस आर भी इवॉल्व होती है, तो ये रही वो गैस, और तो कुछ इवॉल्व नहीं हो रहा। आर गैस कौन सी है? CO2 है। द गैस आर व्हेन पास थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर टर्न्स इट मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एस। इस आर को मैंने लाइम वाटर से पास किया विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जैसे ही पास करते हैं आपको पता ही होगा क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक्वा सॉल्यूशन। तो इस सब्सटेंस को उसने किसका नाम दे दिया? एस का। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो प्लीज मुझे अभी बता दो। ये मेरा P है, ये मेरा Q है, ये मेरा R है और ये मेरा S है। क्या सब फंडा सुपर डुपर क्लियर है कि नहीं? पूछा क्या है? बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंसेस इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। क्या P सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है? बिल्कुल है। क्या Q NaOH है? Q NaOH नहीं है, इनकरेक्ट मिल गया। फिर भी कंफर्म कर लो, क्या R CO2 गैस है? बिल्कुल है। क्या जो S है वो कैल्शियम कार्बोनेट है? बिल्कुल है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी थी और आपके पास आंसर है। टेक फ्यू सेकेंड्स एंड थिंक अबाउट इट। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, मैं साइड में हट जाती हूं ताकि आप इसका सोल्यूशन देख सको। सॉर्टेड है बच्चों? सॉर्टेड है एकदम? आगे बढ़ा जाए? चलिए फिर हम बढ़ेंगे आगे, अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 5। और सवाल नंबर 5 क्या कहता है? ड्राई पैलेट्स ऑफ एग्स व्हेन केप्ट इन ओपन एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड टर्न स्टिकी। इसके बारे में हम कुछ क्लासेस में डिटेल से बात कर चुके हैं, तो अगर आप मेरी क्लासेस अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको इसका आंसर फट से याद आ गया होगा। पूछा है द कंपाउंड इज अ प्रोडक्ट ऑफ द क्लोर एल्कली प्रोसेस, वो एक्स कौन सा है? तो स्टूडेंट्स ये जो एक्स है ना, ये आपको लैब में जाओगे मिलेगा और बहुत सुंदर तरीके से मिलता है। इस बात का मतलब क्या है? ऐसे ऐसे गोलियां सी होती है इसकी, ठीक है, और वो बहुत स्टिकी क्यों होता है? आप उसको थोड़ी देर रख दो, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। डेलिक्विसेंट होता है नेचर में, उसकी प्रॉपर्टी होती है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की, और वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इस बात का प्रूफ यहां से भी मिल रहा है कि क्लोर एल्कली प्रोसेस का प्रोडक्ट है। क्लोर एल्कली का नाम ही क्या है? क्लोर एक प्रोडक्ट निकला है, एक एल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन एल्कली। ठीक है, तो क्या वो NaOH है? यस। आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा। क्या आपने भी ए सोचा था या कोई और ऑप्शन सोचा था? बताइए, क्या आपका आंसर भी ए था या नो आइडिया मैम, तुक्का मार दिया बस? सिर्फ तुक्का मारने से कहानी आगे नहीं बढ़ेगी बाय द वे। हाँ, चलिए सवाल नंबर 6 पे आते हैं। सवाल नंबर 6 कहता है हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। मैम का लॉजिक लगाओ, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पहले पेंटेन लिखेंगे। पेंट मतलब 5 कार्बन, एल्केन मतलब हाइड्रोजन डबल +2 होंगे इससे, कार्बन से। अब आप बना के देखोगे, बहुत टाइम लगेगा। MCQs पे इतना टाइम थोड़ी ना लगाओगे। आई हैव टोल्ड यू द फॉर्मूला, तो बताओ 2 3 4 5 निकालने का फॉर्मूला बताया है मैंने, बताया है ना? काहे सोच रहे हो फिर इतना? क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ आइसोमर्स हमें निकालने थे। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो इट प्रीटी वेल। 2 to the power n-4 + 1, where this n is basically what your, अरे ज्यादा ही सुंदर बन गया ये 4। n-4 + 1, n होता है नंबर ऑफ कार्बन। इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 5 -4 + 1। आंसर आपके सामने है। 5 में से 4 गए 1, 2 to the power 1 + 1, 2 की पावर 1 is 2 + 1। एकदम बच्चों की तरह मैंने इस सवाल को सॉल्व करके दिखाया है आपको। बच्चों की तरह मैथ्स की कैलकुलेशन लगाइए, बिकॉज आई हैव सीन दैट कि आप लोग इतना सिली मिस्टेक करके आते हो कभी कभी, वो भी मैथ्स में। पता नहीं मैथ्स को मैथ्स सब्जेक्ट में सही पढ़ते हो, बट बाकी सब्जेक्ट में जब उसकी एप्लीकेशन देखनी हो, यू विल बी लाइक मैथ्स को मैथ्स ही रहने दो मैम, और कहीं नहीं अप्लाई किया जाता। तो फिर क्या फायदा है वो मैथ्स पढ़ने का? ढंग से पढ़ाई करो, ठीक है? ओके चलिए फिर, तो आंसर आपके सामने है 3 इज द राइट आंसर। एक आपकी स्ट्रेट चेन बनेगी, 2 ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन बनेंगे। एक जिसमें 4 कार्बन लिया, 1 कार्बन की आपने ब्रांचिंग कर दी। एक जिसमें 3 कार्बन लिए स्ट्रेट चेन में,
2 कार्बन को एज अ ब्रांचिंग कंसिडर कर लिया, सिंपल। ठीक है, अगले सवाल पे पहुंचते हैं। मुझे IUPAC नेम बता दीजिए इसका। बहुत ही आसान है, नन्ना मुन्ना, बहुत ही स्वीट सा प्यारा सा सवाल है। सबसे पहले इस ग्रुप से आपको पता चल गया कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां से पता चल गया कि एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक कार्बन के लिए मीथेन, और क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है दैट एंड्स विद ओइक एसिड, हाँ कि नहीं, दैट एंड्स विद ओइक एसिड। तो अगर कोई और जवाब आपके दिमाग में आ रहा है तो वो भी बता दो। इथेनॉल, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, मिथेनॉल। नाउ यू कैन सी द आंसर क्लियरली and that is option number B. That is option number B, methanoic acid. Correct? Done है। चलो फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं, 8 सवाल, और ये कौन से टॉपिक से है? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि एक सवाल एग्जाम में आएगा। ठीक है, सुन लिया ध्यान से? तो करो। हमें जानना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस रिएक्शन के अंदर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ढूंढो, कहाँ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इज लाइक कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, ढूंढो जरा। उसके लिए इसको मार्किंग कर दे दो कि हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फर पार्टनर थे, लेकिन अब हाइड्रोजन ने सल्फर को अकेला छोड़ दिया, और किसी सब्सटेंस से जब हाइड्रोजन निकल जाए उसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑन द अदर हैंड आयोडीन को हाइड्रोजन नाम का पार्टनर मिल गया, आयोडीन अकेला था। किसी के अंदर जब हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से पता है, हमें पूछा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो खुद का ऑक्सीडेशन करे वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि वो दूसरे का रिडक्शन करेगा। जो खुद का रिडक्शन करे वो दूसरे की हेल्प करता है ऑक्सीडेशन के लिए, तो वो होगा मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो खुद के साथ करेगा दूसरे के साथ ऑपोजिट जॉब करेगा, क्योंकि खुद के साथ जो कर लिया दूसरे के साथ कैसे कर सकता है ना? अपनी गलतियों से इंसान को सीखना चाहिए। ऐसे भी बोल सकते हो जो दूसरे के साथ कर लिया वो खुद के साथ नहीं करेगा, सीख गया। तो बस पूछा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आंसर क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड, आयोडीन, HI और S। क्या है आंसर? अरे यही बता दिया, आयोडीन इज द राइट आंसर। प्लीज मेक श्योर यू सी इट प्रॉपरली, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के चेंज को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलो फिर अगला सवाल करेंगे। मैं पूछूंगी, 10 सवाल हैं कि 10 में से 10 कितने को आया, पता होना चाहिए, लेवल ऑफ प्रिपरेशन। कैल्सिनेशन इन्वॉल्व्स, देखो इसको मैंने एक तरीका भी बताया था, काका, बताया था कि नहीं, काका। कैल्सिनेशन इज यूज्ड फॉर कार्बोनेट ओर, है ना? कैल्सिनेशन इज यूज फॉर द कार्बोनेट ओर, जैसे कि एग्जाम्पल जिंक कार्बोनेट। और जब भी इसको हीट करोगे, मैं बहुत बार बता चुकी हूं कि कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, चाहे आप उसको एसिड से रिएक्ट करो, चाहे आप उसको हीट करो, CO2 तो निकलेगा ही निकलेगा। तो ऑप्शन पढ़ो। द रिलीज ऑफ वाटर होगा इसमें? बिल्कुल नहीं होगा। मेटल का ऑक्साइड बन जाता है और CO2 निकलता है। ठीक है, इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही। A और B डिपेंडिंग ऑन नेचर, बिल्कुल नहीं। पानी कहाँ से निकलेगा? हाइड्रोजन है ही नहीं, है ना? दिमाग के घोड़े मत दौड़ाना, हो सकता है ये भी हो, हमें नहीं पता, ऐसा नहीं करना है। हाइड्रोजन है ही नहीं तो प्रोडक्ट में H2O कैसे आएगा? द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, फिर से हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे बनाएगा जब पूरी की पूरी रिएक्शन में हाइड्रोजन है ही नहीं? सो द ऑप्शन इज नथिंग बट बी, है ना? सब लिख रहे हो कि नहीं? बी 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 बी। चलो फिर ये एक और सवाल आएगा और फिर हमारा MCQ पोर्शन हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लिया। सवाल है, विच सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर? एसिडिक सॉल्ट, सॉल्ट बनता है आपको भी पता है एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से। अगर उसका नेचर एसिडिक चाहिए तो कहीं ना कहीं ये ओवर पार करना चाहिए, ये स्ट्रांग होना चाहिए और ये वीक होना चाहिए, ताकि उस सॉल्ट में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन OH आयन की कंसंट्रेशन से काफी ज्यादा हो। ठीक है, और वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ऑप्शन देखो, आप इसको तोड़ भी सकते हो। आप एक छोटा सा काम करो, वो काम ये है, सॉल्ट के नीचे लिखो वाटर डबल डिस्प्लेसमेंट लगाओ, क्योंकि एसिड बेस गिव सॉल्ट वाटर इज अ DD रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। NaOH
और HCl, है ना, इससे बना है, राइट, NaOH प्लस HCl, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तो न्यूट्रल सॉल्ट हो गया। CH3CO NH4, यहाँ पे भी लिखो HOH। अब जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, उससे तो हमेशा H ही जुड़ सकता है और कुछ नहीं जुड़ सकता, तो वो बन गया मेरा एसिटिक एसिड। NH4OH इज योर व्हाट, योर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दोनों ही वीक है नेचर में, ये भी वीक है, ये भी वीक है, ठीक है, वीक एसिड एंड वीक बेस। तो इसका नेचर न्यूट्रल भी हो सकता है, स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली बेसिक भी हो सकता है, बट बेसिकली जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसका नेचर ऑलमोस्ट न्यूट्रल निकल के आता है, ठीक है। इसमें देखो HOH ऐड करो, NH4 को OH चाहिए क्योंकि NH4 पे पॉजिटिव चार्ज है, OH के साथ गया, H को चाहिए Cl, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अगेन ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये एक वीक बेस है, और यही मैं पढ़ा चुकी हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस कौन सा सॉल्ट देगा, कौन सा सॉल्ट देगा, एसिडिक सॉल्ट। लास्ट वाला बता दो मुझे जल्दी से, डी का कौन सा सॉल्ट है, लाइक डी कौन सी कैटेगरी ऑफ सॉल्ट में आता है, जल्दी, डी कौन सी कैटेगरी ऑफ सॉल्ट में आता है। वाह वाह जानी, समझ गए, डी है मेरा न्यूट्रल सॉल्ट, NaCl की तरह ही, ठीक है। बस डन डन आटन, आंसर आपके सामने है, विच इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो अब मुझे स्कोर अपडेट करो, चलो जल्दी से, जस्ट लेट मी नो योर स्कोर एटम्स। फिर हम AR वाले सवाल करेंगे, विच इज योर असर्शन रीजनिंग वाले सवाल, ठीक है। AR वाले सवाल वेट कर रहे हैं आप लोगों का। 10 में से कितना स्कोर किया आपने, एक एक नंबर के सवाल थे, 10 किया, 9 किया, 8 किया, इससे कब तो नहीं किया ना, प्लीज रिविजन कर रहे हो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो कॉन्सेप्ट को, ठीक है, सॉर्टेड। चलिए, यू विल इम्प्रूव, इस सेशन को आप दोबारा तीसरी बार, चौथी बार, बार बार प्रैक्टिस करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड सेक्शन पे, दैट इज AR बेस्ड क्वेश्चन। आई होप किसी को डाउट ये तो नहीं है, AR स्टैंड्स फॉर असर्शन रीजनिंग वाले जो सवाल है, जिस जिस ईयर में असर्शन रीजनिंग आए थे वो हमने ऐड भी किए हैं, क्योंकि असर्शन रीजनिंग को डालना, केस बेस को डालना इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, पहले CBSE नहीं यूज करता था, तो ये हमने 2021 का सवाल उठाया है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। असर्शन है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। आपको पता है किसी भी सब्सटेंस को जलाना एंडोथर्मिक नहीं होता, एक्सोथर्मिक होता है, और मैंने आपको पहले भी बताया, अगर एक भी स्टेटमेंट गलत हो गई तो A B तो देखना ही नहीं है, सीधा CD पे चेक करो। और उसमें देखो असर्शन क्या बता रहे, गलत बता रहे, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, D में। आपको और ज्यादा सॉल्व करना ही नहीं पड़ा, ये होती है ट्रिक जल्दी करने की सवाल को, है ना। यूज किया लॉजिक कि यहाँ पे तो असर्शन ट्रू दिखा रहा है लेकिन असर्शन तो फॉल्स है, जो सिर्फ D से मैच करता है। फिर भी कंफर्म कर लो, रीजन ट्रू है, बिल्कुल है, क्योंकि मीथेन गैस को जब भी आप ऑक्सीजन से कंबाइन करते हो उसका कंबशन होता है, CO2 बनेगा, वाटर वेपर और एनर्जी निकलती है, दैट इज द कंबशन, जो सही है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑब्वियसली D होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, नथिंग बट D। ऑल राइट, डन डन डन, सही कर रहे हो, चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं, ये भी 2021 का आया हुआ सवाल है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है स्टूडेंट्स, प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये कुछ और नहीं आपका बेकिंग सोडा है, बिल्कुल यूज होता है। सबसे पहले ये स्टेप चेक करो, ये इसका लॉजिक मत लगाओ, इसको एज एन इंडिविजुअल स्टेटमेंट पढ़ो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट होता है, बेसिक होता है, नॉन कोरोसिव मतलब किसी चीज में डाल के रखोगे उसको कोरोड तो नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो ये भी सही है। जब दोनों स्टेटमेंट सही हो तब देखो क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि ये बेसिक सॉल्ट है इसीलिए उसको एंटासिड में यूज करते हैं। तो A इज द राइट आंसर कि दोनों स्टेटमेंट भी सही है एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू। यो एटम्स, जस्ट राइट यो इन द चैट, यो मैम, वी गॉट इट, गॉटचा, डन। चलो फिर अगले सवाल पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सवाल है असर्शन का, इन अ रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन कॉपर सर्व एज रिड्यूसिंग एजेंट। करके देख लो, कॉपर को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, कॉपर ऑक्साइड बना। कॉपर अकेला था, उसको ऑक्सीजन नाम का पार्टनर मिल गया, कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। जो खुद का ऑक्सीडेशन करे वो क्या होता है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। हमेशा याद रखना, योर मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिपीटिंग द सेंटेंस,
मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल दूसरे का ऑक्सीडेशन करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन देके, ठीक है, खुद का मेटल खुद का ऑक्सीडेशन करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन देके। जो खुद का ऑक्सीडेशन कर दे वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। लियो गोज टू गर्ल, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, याद करो। मेटल इलेक्ट्रॉन देती है, खुद का ऑक्सीडेशन करती है। जो खुद का ऑक्सीडेशन करे दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये स्टेटमेंट सही हो गया। द सब्सटेंस विच गेन ऑक्सीजन इन अ केमिकल रिएक्शन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी सही बात है। जो ऑक्सीजन गेन कर लेगा वो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये उसका सही एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है, हाँ कि नहीं? हो सकता है ना कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। क्या ये वाला आंसर भी आपका सही आया? तो हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हाँ जी, चलिए अगला सवाल है, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। सिल्वर के आर्टिकल को थोड़े टाइम आप बाहर रख दो, वो ब्लैक हो जाते हैं। प्लीज बच्चों कंफ्यूज मत होना, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, बट नेचर में एक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी है जिसके साथ मिलके वो कोरोजन शो करते हैं, टार्निशिंग हो जाती है सिल्वर की, ब्लैकिश पड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। क्या ये सही है, ब्लैक हो जाते हैं? हाँ। सिल्वर इज वेरी लेस रिएक्टिव, हाँ। बट क्या इस स्टेटमेंट का आंसर मुझे मिल रहा है? असर्शन का जो आंसर है वो रीजन से मिल रहा है? असर्शन तो कह रहा है वो ब्लैक हो जाती है, आप एयर में डालो। लेस रिएक्टिव होने से मुझे कैसे पता चला वो ब्लैक हो जाती है? नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। इंडिविजुअल स्टेटमेंट दोनों सही है बट रिलेटेड नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी, भोलू। ठीक है, भोलू भोलू बच्चों, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल करेंगे। 15th क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का। 5 सवाल हम असर्शन रीजनिंग के करने वाले हैं। सवाल है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज एक्सट्रीमली पॉइजनस इन नेचर। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, एक ऑक्सीजन, मोनो। कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। चलो थोड़ा दिमाग लगाओ, हर बार मैं ही क्यों बताऊं? चलो करो करो, इसको सॉल्व करो। लेट मी ड्रिंक सम वाटर। सॉल्व करो। कर लिया सॉल्व आपने? सही है। मोस्ट ऑफ यू आर गिविंग मी द राइट आंसर बाय द वे, सो कंग्रेट्स फॉर दैट। अब ये मेरा हथियार है, ये तो यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, डंडा तो नहीं, आज के टाइम में डंडे को रिप्लेस कर दिया इसने, डिजिटल स्क्रीन के रिमोट ने। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। हर साल बहुत सारे लोगों की डेथ आग में जलने की वजह से नहीं होती। जब आग लगती है वो चोकिंग से हो जाती है, सफोकेशन से हो जाती है। एंड जब भी हमारे आसपास सब जो सब्सटेंस है कार्बन बेस्ड है जनरली, कार्बन जब भी एक इनकम्प्लीट सप्लाई ऑफ एयर में जलता है ऑक्सीजन में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, बहुत ही पॉइजनस है। जब ब्लड को ऑक्सीजन मिले और CO मिले तो वो CO पहले लेता है। हमारी इनहेल करने की कैपेसिटी जो है लंग्स की, वो CO की ज़्यादा है, कम प्रेशर पे बहुत जल्दी इनहेल हो जाता है। तो ऑक्सीजन की बजाय हमारा हीमोग्लोबिन जो है ब्लड में, वो कार्बन मोनोऑक्साइड से मिल जाता है और क्या बनाता है, टेट्रा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस है और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में जाने नहीं देता, जिसकी वजह से हमें सफोकेशन होगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो, और डेथ हो जाएगी। तो यस पॉइजनस है, बट ये गलत है। कंप्लीट कंबशन से नहीं बनता, वो इनकम्प्लीट कंबशन से बनता है। तो असर्शन सही, रीजन गलत, विच इज ऑप्शन नंबर सी। यस यस चिंटूज, नामकरण हो रहा है ना तुम्हारा, जैसा आंसर दोगे, सही आंसर दोगे, वैसा ही नाम मिलेगा। गॉचा। तो अब मुझे बताओ, ये जो 5 सवाल हमने असर्शन रीजनिंग के किए, उसमें आपका स्कोर क्या है? डू लेट मी नो, अपना स्कोर बताओ। चलो 5 में से 4 आया, 5 में से 3 भी आया क्या किसी को? 5 में से 3? नोप, बहुत बढ़िया। 4 आया। अच्छा, 5 में से 5 किसको मिला? चलिए फिर ठीक है, फिर आई कैन गेट इट, आई एम लाइक हैप्पी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे सब्जेक्टिव वाले सवाल। सब्जेक्टिव मतलब 2 मार्क्स वाले, मिक्स कर रहे हैं 3 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले। मिक्स क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, तो ये जो 16 से 50 वाले जो सवाल हैं, सारे के सारे सब्जेक्टिव सवाल होंगे। ठीक है,
सारे के सारे सब्जेक्टिव सवाल होंगे, राइट। तो चलो फिर शुरू हो जाते हैं। पहला सवाल जो 2008 के आपके सीबीएसई के पेपर में आया है, आप बार बार बोलते हो मैम PYQs कराओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराओ, साथ साथ हम PYQs भी ऐड कर रहे हैं इसमें, ठीक है। सवाल है गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू इलस्ट्रेट सच अ रिएक्शन बाय हीटिंग। आप क्या करो, एक एग्जाम्पल दो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू इलस्ट्रेट सच अ रिएक्शन बाय हीटिंग। आप कोई भी एक एग्जाम्पल दे दो, आप बोल दो कि मैं फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ठीक है, हीटिंग ऑफ फेरस क्रिस्टल्स। आप उसको एक्टिविटी बेस्ड तरीके से भी दिखा सकते हो कि हमने क्या किया, हमने टेस्ट ट्यूब ली, इधर हमने बर्नर लिया हुआ था, इतनी सुंदर हैंड राइटिंग ड्राइंग स्किल है मेरी ठीक है। यहाँ फेरस सल्फेट के क्रिस्टल पड़े हुए थे, इसको हम हीट कर रहे हैं, ये हमने पकड़ा हुआ था या कहीं टांगा हुआ था, टोंग से पकड़ा हुआ था, ठीक है, टोंग से पकड़ा हुआ था इसको। जब आप हीट करोगे तो आप देखते हो कि फेरस क्रिस्टल्स जो होते हैं, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल, वो किस कलर के होते हैं, पेल ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। तो डीकॉम्पोजिशन सबसे पहला स्टेप में होगा वाटर का रिमूवल, वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे, इसका कलर वाइट हो जाएगा। मुझे थर्मल डीकॉम्पोजिशन अगर आगे दिखाना है तो आप दिखा दो, इसकी फर्दर हीटिंग से क्या होगा, मान लो मैंने 2 मॉलिक्यूल ले लिए यहाँ पे, तो क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड, और ये 2 सल्फेट टूट के SO2 और SO3 दे देते हैं, ठीक है, SO2 प्लस SO3। तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हमने दे दिया, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू इलस्ट्रेट सच अ रिएक्शन बाय हीटिंग, 3 नंबर में सवाल आ सकता है, ठीक है। एक्सप्लेन कर दो, फेरस सल्फेट क्रिस्टल आई एम हीटिंग एंड आई एम गोइंग टू सी नंबर ऑफ चेंजेस इन दिस एक्टिविटी, द कलर विल गो फ्रॉम पेल ग्रीन टू व्हाइट टू दिस आयरन ऑक्साइड रेडिश ब्राउन कलर के रेजिड्यू मिलेंगे, 2 गैस बाहर जाती हुई दिखाई देगी। SO2 की पहचान क्या है कि वो बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल देती है जब आप किसी नाले के पास से गुजरते हो। या डन। आप लोगों के लिए आंसर्स भी अटैच कर दिए हैं। यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है वो लेड नाइट्रेट का लिया है, अगेन इट्स योर चॉइस, आपको डीकॉम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल दिखाना था, चाहे आप ये ले लो चाहे आप ये ले लो, ठीक है, आपकी मर्जी है। याद रखना हीटिंग लिखा है मतलब थर्मल डीकॉम्पोजिशन दिखाना है, अगर कोई और टाइप का डीकॉम्पोजिशन दिखा दिया नंबर कट जाएंगे। नंबर ज़रूरी है ना, इन अ वे एटलीस्ट मार्क्स अच्छे लाना कहीं ना कहीं अभी ज़रूरी है, आपकी नॉलेज शोकेश कर रहे हो आप, कई बार पूरी तरीके से नहीं कर पाते कुछ बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न, बट हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, ठीक है। अगला सवाल है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है और उनको बैलेंस फॉर्म में लिखना है। ऐसे सवाल आर लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके पूरे केमिस्ट्री में ऐसे सवाल आते ही आते हैं, ठीक है। 2 पार्ट है मतलब 2 नंबर में सवाल आ सकता है। पहला है जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करके वो दे रही है जिंक नाइट्रेट। ये फॉर्मूला गलत मत लिख देना, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट का चार्ज 1 होता है, और साथ में सिल्वर अलग हो गया। क्या आपको देख के ही पता नहीं चल रहा है कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है? अब मेंशन कर दो इसके ऊपर कि ये जो मेरी रिएक्शन है वो एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, जहां पे जिंक आपके सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है। 2 नाइट्रेट चाहिए, 2 लगाओ, जिंक नाइट्रेट 2Ag बनेगा, क्योंकि लिखा है कि रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, बैलेंस फॉर्म में लिखना जरूरी है, ठीक है। अगला पार्ट पोटाशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट, अगेन फॉर्मूला सही लिखना है आपको, टू प्रोड्यूस पोटाशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड, पोटाशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। यहां मैंने 2 क्यों लगाया, क्योंकि 2 नाइट्रेट है, 2 लगेगा, 2 पोटाशियम है तो आप यहां भी 2 लगाओ। क्या आपको हिंट से पता चल रहा है कौन से तरीके की रिएक्शन है? मैंने बैलेंस भी कर दी, पोटाशियम जा रहा है नाइट्रेट के साथ, लेड जा रहा है आयोडीन के साथ, एक्सचेंज ऑफ आयॉन्स। कौन सी रिएक्शन है? DD रिएक्शन। DD रिएक्शन में भी कोई आपसे पूछे ढंग से बताओ तो आप DD रिएक्शन में भी मेंशन कर देना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, यहाँ पे लेड आयोडाइड के
येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, ठीक है, लेड आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, ठीक है। ये आपने किया, पूरे के पूरे आपको नंबर मिल गए। कोई कैसे नंबर काटेगा जब आप सही बैलेंस करके लिख रहे हो, टाइप ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई कर दी। 3 नंबर में भी पूछ सकता है ये सवाल, बिकॉज टू मच इंफॉर्मेशन दिस क्वेश्चन इज आस्किंग, ठीक है। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आया, राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताओ, 2008 के पेपर में आया हुआ है। फिर है हाउ मे इट बी ऑब्टेन फ्रॉम बेकिंग सोडा, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। नेम एन इंडस्ट्रियल यूज ऑफ वॉशिंग सोडा अदर देन वॉशिंग सोडा, 3 नंबर का सवाल बनता है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज, सबसे पहला पार्ट, सोडियम कार्बोनेट decahydrate. Just write its name also. Okay, this is called as sodium carbonate decahydrate. ठीक है। अब उसके बाद पूछा है नेम एन इंडस्ट्रियल यूज ऑफ वॉशिंग सोडा अदर देन वॉशिंग क्लोथ्स, और उसके अलावा बेकिंग सोडा को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरी वाली इंफॉर्मेशन लिख दूंगी, वॉशिंग सोडा को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको कि आप अपने बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा कैसे बनाओगे। आपके पास आपका बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आप उसको हीट करिए। जैसे ही आप उसको हीट करेंगे सोडियम कार्बोनेट निकलेगा, वाटर और CO2, और CO2 की वजह से जब आप बेकिंग सोडा खाने में डालते हो, खाने बहुत सॉफ्ट और फ्लफी हो जाता है। मुझे इससे मतलब था ये सोडियम कार्बोनेट लेके मैं सेकेंड स्टेप कि इसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड कर दूंगे। जैसे ही किया, आप बोलोगे मैम हमें क्या पता 10, आप पानी डाल रहे हो सिर्फ, इसके 1 मॉलिक्यूल की कैपेसिटी है कि वो अपने अंदर 10 मॉलिक्यूल को अटैच होने देता है। मैं तो बस वो दिखा रही हूँ, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और ये बन गया आपका वॉशिंग सोडा। ये बन गया आपका वॉशिंग सोडा। बट व्हाट इज दिस बेसिकली, दिस इज व्हाट, सोडियम कार्बोनेट सोडा ऐश, ठीक है, दिस इज सोडा ऐश, ओके, दिस इज कॉल्ड एज soda ash. This is incomplete and this is your washing soda. Washing soda को और कहाँ यूज कर सकते हैं, removal of hardness of water, very important, removal of hardness of water, very important। इसे हम बोरैक्स बनाते हैं जिससे कि फाइनली क्या बनता है आपका ग्लास। सीमेंट इंडस्ट्री में भी इसको यूज करते हैं। तो आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशन है देने के लिए, आप कोई भी दे सकते हैं, ठीक है जी। ये पेन वैसे दिखाई तो दे रहा है या चेंज करूं, आई थिंक विजिबल है, बट मैं थोड़े डार्कर कलर्स यूज कर लेती हूँ। श्योर, डन। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आएगा, ये रहा 19th, जो 2009 के पेपर में आया हुआ सवाल है। 2009 का पेपर का सवाल है, सॉल्व करते हैं। अ कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम, कौन से चैप्टर का सवाल है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। जिप्सम से बनाया जाने वाला सब्सटेंस हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स विद द प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर। आइडेंटिफाई द कंपाउंड, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स प्रिपरेशन, फॉर व्हाट पर्पस इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल। 3 नंबर का सवाल हो गया क्योंकि 3 चीजें पूछी है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो इसको, वो कोई और सब्सटेंस नहीं, कौन है, POP विच इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस तरीके से पूरा मेंशन करो और फिर आप उसका फॉर्मूला जरूर लिखना, दैट दिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, हेमी का मतलब हाफ, आधा, हेमीहाइड्रेट। आइडेंटिफाई द कंपाउंड, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स प्रिपरेशन। इसको बनाएंगे कैसे, आप मेंशन करो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बनाओगे कैसे जिप्सम से, आप जिप्सम लेते हो विच हैज 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और आप उसको एक फिक्स टेम्परेचर पे हीट करते हो, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। उसकी बजाय आप 373 केल्विन भी लिख सकते हो, एक ही बात है। डोंट हीट इट, लाइक ओवर हीट नहीं करना है, क्योंकि ओवर हीट करने से सारे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उड़ जाएंगे। मुझे हाफ मॉलिक्यूल चाहिए था, उसके लिए इसी के आसपास टेम्परेचर रखना पड़ता है। बाकी के जो मॉलिक्यूल्स है 3/2 ये उड़ गए। ये गाना गाते हैं हम तो उड़ गए, ठीक है, ये जो 3/2 है ये उड़ गए, और ये बन गया मेरा POP, ये बन गया मेरा POP, ठीक है, ये बन गया मेरा POP। फॉर वट पर्पज इट इज यूज इन हॉस्पिटल, अगर मैं ये बताऊं कि हॉस्पिटल में किस पर्पज से यूज होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। गलती से कभी टांगे वांगे टूटी है क्या किसी की, हाथ वाथ टूटा हो, तो जो फ्रैक्चर्ड बोन्स है ना उसको ठीक करता है।
फ्रैक्चर्ड बोन्स को ठीक कैसे करेगा? वो बोन जहाँ पे फ्रैक्चर है वो लेयर ऑफ शीट लगाते हैं जो आपकी बैंडेजेस होती है, बीच में पीओपी वाटर में मिक्स करके उसका पेस्ट लगाते हैं, फिर शीट लगाई फिर पेस्ट, और ऐसे बड़ा सा प्लास्टर बना देते हैं। जब वो ड्राई हो जाता है, जिप्सम की फॉर्म में सेट हो जाता है, आप उसको हिला नहीं सकते, हड्डी उसी पोजीशन में रहती है और जुड़ जाती है आफ्टर अ टाइम, है ना। तो वही फ्रैक्चर्ड बोन्स को ठीक करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। यो डन, ये सवाल भी हो गया। तो चलो ठीक है, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे अगर ये सवाल पेपर में आया तो। लेटेस्ट सवाल है, 2019 का सवाल है, चलो इसको भी कर लेते हैं। मुझे ये भी बताते जाओ साथ साथ कि कौन से टॉपिक का सवाल है, क्योंकि ये जानना भी जरूरी है। ठीक है, ब्लू लिटमस सोल्यूशन इज एडेड टू 2 टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। ये ए टेस्ट ट्यूब थी मान लो, ये बी टेस्ट ट्यूब थी। इसके अंदर डाइल्यूट HCl है और दूसरे के अंदर डाइल्यूट NaOH है। आपने दोनों के अंदर एक ब्लू लिटमस को डाला है, ठीक है, आपने दोनों के अंदर एक ब्लू लिटमस को डाला हुआ है, ठीक है। अब सवाल क्या पूछा है, अब ये देख लेते हैं हम। सवाल हमसे पूछा है, बहुत आसान सवाल पूछा है कि इन विच टेस्ट ट्यूब अ कलर चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड। आपको पता है अगर मेरा ब्लू लिटमस पेपर है बच्चों, अगर मेरा ब्लू लिटमस पेपर है तो वो कलर चेंज कब शो करता है? ब्लू लिटमस कैसा हो जाता है? रेड। जब आप उसको किस में डालते हो? एसिड में। एसिड का कलर डेंजर वाला, डेंजर होता है एसिड, डेंजर का कलर रेड, ठीक है। तो ए टेस्ट ट्यूब में हो जाएगा। स्टेट द कलर चेंज एंड गिव इट्स रीजन। कितना आसान सवाल है कि ए में कलर चेंज हो जाएगा क्योंकि एसिड का सोल्यूशन जो है ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, ठीक है, फाइन, सही है। बस ये तो बहुत ही सिंपल सवाल था, बहुत ही सिंपल सवाल था। 2 नंबर का सवाल आप बोल सकते हो। 21st क्वेश्चन पे आ गए, यानी कि इस ये वाले सवाल को मिला के अभी हमें 30 सवाल और करने। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। द pH ऑफ अ सॉल्ट यूज टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ा इज 14। यहाँ से तुम्हें डाउट होगा कि 14 pH, लेकिन यहाँ से क्लियर होगा कि पकौड़े वगैरह बनाने में घर की बात है, ये तो हमें पता ही है बेकिंग सोडा डलता है। तो वहीं आपको हिंट मिल गया कि इस सॉल्ट को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये आपका बेकिंग सोडा है, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया। फिर पूछा है राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स फॉर्मेशन, लिस्ट इट्स 2 यूजेस। 3 नंबर का सवाल बन गया ये। और कैसे बनाते हैं इसको? एक प्रोसेस से बनाते हैं जिसका नाम है सॉल्वेज प्रोसेस। याद है कि नहीं बच्चों? जल्दी बताओ, सॉल्वेज प्रोसेस याद है किसी को कि नहीं याद? याद है। सॉल्वेज प्रोसेस में हम करते क्या है, हम लेते हैं सबसे पहले ब्राइन सोल्यूशन NaCl विद वाटर, अमोनिया पास करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अमोनिकल ब्राइन, और उसमें साथ साथ पास करते हैं हम कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। जैसे ये सब पास करते हैं, NH3 को HCl चाहिए होता है क्योंकि वो अमोनियम क्लोराइड बना लेता है विच इज स्टेबल इनफ। तो NH3 एक H लेके और Cl लेके चला जाएगा, ठीक है। फिर मेरे पास क्या बचा? Na, यहाँ से Cl गायब हो गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन बचा तो NaH, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे बचा और एक CO2 यहाँ पे बचा, तो CO3 बन गया। बना कि नहीं बना? और यही जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा बोला जाता है, ये बनाने की प्रोसेस हो गई। ये तो मिक्सचर आप अलग कैसे करोगे? ये सोल्यूबल होता है पानी में, ये बहुत ही मेयरली पार्शियली सोल्यूबल है, आप फिल्टर करके अलग करके ड्राई कर सकते हो, ठीक है। फिर पूछा इसके 2 यूज बताओ, बहुत अच्छा। अगर मैं यूज बताऊं बेकिंग सोडा के, आपको पता है इसको हम एंट एसिड की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसको और कहाँ यूज कर सकते हैं बेकिंग सोडा को? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में, बेकिंग पाउडर बनाने में भी काम आता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग सोडा का मिक्सचर है, किसके साथ? एक एडिबल एसिड के साथ, ठीक है। और उसके अलावा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज करते हैं। स्पेशल फायर एक्सटिंग्विशर, ये जो मिक्सचर है उसमें बेकिंग सोडा है विच इज मेटल बाइकार्बोनेट, एसिड डाला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड अलग अलग चेंबर में है। जब आप उसको मिक्स करते हो, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन हो रहा है एसिड के साथ। इस चैप्टर में पढ़ चुके हो, व्हेनेवर मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड इट गिव्स सॉल्ट वाटर एंड CO2। तो CO2 गैस निकलेगा जिससे कि हमारी आग बुझ जाती है विद अ फोम जो यहाँ पे बनता है। CO2 गैस इज मिक्सड इन दैट सोल्यूशन विच एक्ट एज अ फोम, ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्विशर में भी ये काम आता है। डन है बच्चों? डन है।
क्या आपको समझ आ रहा है? क्या आपको ये वाली फीलिंग आ रही है कि मैम हमारा रिविजन सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है और इस सेशन से हमें और कॉन्फिडेंस मिलेगा, सो दैट्स अ गुड थिंग। और अगर आपको लगता है ये सेशन आपकी बहुत हेल्प करेगा, कर रहा है, तो हाउ अबाउट नॉट फॉरगेटिंग दिस कि हमारा टारगेट है 1.3K 1300 लाइक्स को पूरा करना है। अरे ऐसे कर लोगे वो तो, आई डू बिलीव इन यू ऑल यो। चलिए फिर शुरू करते हैं। अगला पार्ट है आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड। मैंने आपको तरीका बताया, सॉल्ट से एसिड और बेस आइडेंटिफाई करना हो, वाटर डालो, सॉल्ट वाटर से एसिड बेस बन सकता है, ठीक है, और आप डी रिएक्शन लगा दो, डबल डिस्प्लेसमेंट, NaOH है और HCl है, ठीक है। आप लिख सकते हो सोडियम क्लोराइड इज अ न्यूट्रल सॉल्ट दैट इज मेड फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विच टाइप ऑफ सॉल्ट इज दिस? न्यूट्रल सॉल्ट, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस gives almost equivalent amount of OH ion than my H ion, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इस सोल्यूशन के अंदर आपके पास ना ही हाइड्रोजन आयन होंगे ना ही OH आयन होंगे, तो इसका नेचर होगा न्यूट्रल, ठीक है। व्हेन इज इट कॉल्ड रॉक सॉल्ट? इसको रॉक सॉल्ट कब बोलते हो? ये आपका रॉक सॉल्ट तब कहलाता है जब आप इसको कहाँ से, ग्राउंड से लेके आते हो, ठीक है। और बेसिकली आई मस्ट से नॉट इवन ग्राउंड, सी वाटर से भी। कहाँ से मिलता है रॉक सॉल्ट? बेसिकली है क्या, कब कहलाता है? जब ये अपने ओर फॉर्म में हो, ठीक है। रॉक सॉल्ट क्या है? NaCl को हम रॉक सॉल्ट कब बोलते हैं? जब वो अपनी ओर फॉर्म में हो, क्योंकि इट हैज सर्टेन इम्प्योरिटीज इनटू इट। वो दूसरे सॉल्ट ही होते हैं, हमारे लिए बाय द वे अच्छे भी होते हैं वो। हाउ इज रॉक सॉल्ट फॉर्म? रॉक सॉल्ट कैसे बना है? सी वाटर, कहीं पे कोई ग्राउंड वाटर था वो ड्राई हो गया, या कहीं पे कोई सी वाटर वो ड्राई हो गया, तो वहाँ पे उसके अंदर के जो सॉल्ट है वो ड्राइड अप होके वहाँ पे जम जाते हैं एंड वी गेट दैट बेड रॉक्स के फॉर्म में हम उनको निकाल लेते हैं, प्योरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। आसान है, बहुत आसान है ये तो। डांडी मार्च याद आ रहा होगा, SST में नमक के लिए किया गया था ना वो। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म व्हेन सीज ऑफ वैगॉन्स एजेस ड्राइड अप। कभी उसके ऊपर लेयर बनती गई, ड्राई हो गया, एंड दे लेफ्ट अस विद सॉल्ट, जिसकी वजह से हमारे खाने को एक टेस्ट मिल गया। पहले लोग कच्चा खाना ऐसे ही खा लेते थे, सोच रहे हो, विदाउट टेस्ट। अब खा सकते हो, एक बार खाने में नमक ना हो, कभी खा के देखना, इल बी लाइक क्या खाना है, नमक ही नहीं है, वी आर सो यूज्ड टू इट। हमेशा से थोड़ी ना ऐसा था, है ना। वंडरफुल। ओके, अगला सवाल करेंगे जो 2008 का आया हुआ ही सवाल है, चलो सॉल्व करते हैं। ए पार्ट कह रहा है व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, चूज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का सबसे पहले आप लोगों को डेफिनेशन देना है, याद है कि नहीं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से? एम्फो का मतलब ही होता है डुअल, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड है जो डुअल नेचर शो करते हैं। They can behave as acid also and they can behave as base also. एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। इनमें से कौन कौन से ऑक्साइड हैं? ये बेसिक ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक है, ये एम्फोटेरिक है, ये एसिडिक ऑक्साइड है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, लेकिन वाटर न्यूट्रल होता है, एक्सेप्शन है। ये वाले जो दोनों बच गए मेरे, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों एम्फोटेरिक है। इसका बी पार्ट कह रहा है वाई इज इट दैट नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि अगर कोई आपसे पूछे नॉन मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन करना है, तो नॉन मेटल हम लिखते हैं डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, बट वाई? मेटल तो रिएक्ट कर लेती है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस भी कर देती है, पर नॉन मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाता। क्यों? हाइड्रोजन डिस्प्लेस कैसे होगा? हाइड्रोजन यहाँ पे H आयन की फॉर्म में है, ठीक है। H आयंस को जैसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैंसिल हो जाएगा और वो हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकल जाएगा। आप इसको बैलेंस कर लो, 2 पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कहने का मतलब है जब भी H आयंस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तब जाके हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो मेटल का काम क्या होता था? उन हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन देना ताकि वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकल जाए। लेकिन नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकती, क्योंकि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ना कि इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगी, इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगी तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। वेल, इज इट क्लियर? इज इट सॉर्टेड?
समझ में आ रहा है? आगे बढ़ा जाए? चलो फिर देर किस बात की, आगे बढ़ते हैं। बढ़िया सवाल था ना, क्या बोलते हो? बढ़िया सवाल था। चलो अगला सवाल है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू एलिमेंट्स x एंड y। x का एटॉमिक नंबर है 20, इसका है 17। चलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर मुझे लिखनी हो, बहुत ही सिंपल है, ये तो 9th क्लास में पढ़ के आए हो, 2882 और ये बन गई 287, है ना। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो? 2n स्क्वायर रूल को फॉलो करके, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 होने चाहिए, लेकिन ऑक्टेट रूल फॉलो कराने के लिए 8 ही रखते हो और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन अगले शेल में शिफ्ट हो जाते हैं। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म व्हेन x रिएक्ट विद I। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आप 9th में सीखे हो। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से आप वैलेंसी निकाल सकते हो, जो लिख सकते हो x की वैलेंसी 2, क्योंकि जब तक 4 तक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं वहीं उसकी वैलेंसी भी कहलाती है। y की वैलेंसी हो जाएगी 1, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा। वैलेंसी बताती है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, कितने एक्सेप्ट करें या कितने शेयर करें, ताकि वो ऑक्टेट बना के स्टेबल हो जाए। तो यहाँ क्लियर है कि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक वैलेंसी। अब इससे बनने वाला कंपाउंड क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालोगे XY2। कंपाउंड क्या बन गया स्टूडेंट्स? XY2। गॉट इट? गॉटचा? क्लियर है? फिर पूछा है ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट एंड ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन दीज टू। अब अगर मैं नेचर ऑफ बॉन्ड बताना चाहूँ, वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से जस्टिफाई हो जाएगा। बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बता दो। बहुत सिंपल है, एक्स जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से को निकालना चाहता है। सिंपल लिखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है, लेकिन वाई 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। देखो आप यहाँ पे वाई 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो एक वाई लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 2 वाई चाहिए ताकि 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल सके, एक इसको एक दूसरे को। ठीक है, और यहाँ से भी हिंट मिल जाएगा कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से फॉर्मूला होता है XY2। एक x है, 2 y है। y में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल सा काम करना है। वो क्या करना है? ये x बोलेगा मेरे 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, मैं स्टेबल हो जाऊंगा, मैं ऑक्टेट फॉलो करूंगा। एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो ये फिश हुक एरो बनाते हैं, आधा एरो बनाते हैं। ठीक है, हाफ हेडेड एरो, आधे सर वाला एरो। x ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, x पे कितना चार्ज आ गया? 2 पॉजिटिव। मेरे पास कितने y थे? 2। नीचे क्या लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ऊपर क्या लिखते हैं? चार्ज। एक ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो 2 नेगेटिव बन गया। और साथ में ये भी दिखाना, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे थी, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन थे। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो था रेड वाला डॉट वाला, ये लिया हुआ इलेक्ट्रॉन था। तो आप इसको ऐसे दिखा दो अलग से। ठीक है, आप उसको ऐसे अलग से दिखा दो। ठीक है, सही है? कचरा बन गया कोई नहीं, समझ में आ गया ना, इतना काफ़ी है, ज़्यादा लोड नहीं लेने का। ये लो, अभी ठीक है? अभी ठीक है? तो अब लास्ट में पूछा है कि नेचर ऑफ बॉन्ड बताना। इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इसने लिए। नेचर में जब एक इलेक्ट्रॉन दे दूसरा ले, कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयोन से बनने वाला बॉन्ड। इसी को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। आप चाहो तो वो नाम भी लिख सकते हो, दैट दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यस, कौन सा टॉपिक है? मेटल्स नॉन मेटल्स वाले चैप्टर से आयनिक कंपाउंड वाला जो टॉपिक है, मेटल नॉन मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं। आयनिक कंपाउंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आयनिक कंपाउंड से सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसको लाइटली मत लेना, अच्छे से करना। ठीक है जी, डन डन आडन। चलो वील मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इट्स अ गुड क्वेश्चन। चलो बढ़िया सवाल है, कर लेते हैं। सवाल कह रहा है व्हाट इज मेंट बाय रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटलर्जी से भी सवाल पक्का आएगा, है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज इसी चैप्टर की मानी जा रही है, इसकी और कार्बन्स कंपाउंड के। नेम द मोस्ट वाइडली यूज मेथड ऑफ रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस। रिफाइनिंग ऑफ मेटल एक प्रोसेस है जिससे हम बेसिकली करते क्या है बच्चों, जल्दी से मुझे बता दो। रिफाइनिंग ऑफ मेटल से हम मेटल को प्योरीफाई करते हैं। मेटल को प्योरीफाई का मतलब, अगर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद भी उसके ओर से उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज बच गई, तो हम उसको रिफाइन करते हैं ताकि मेटल से बाकी के मेटल्स नॉन मेटल्स की इम्प्योरिटी निकल जाए।
ठीक है, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मोस्ट वाइडली यूज मेथड कौन सा है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। कौन सा मेथड यूज करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिसिस से क्योंकि हमेशा मुझे प्रोडक्ट जो है वो प्योर फॉर्म में मिलता है, इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है। यो फिर कह रहा है डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम हाउ दिस मेथड में बी यूज फॉर द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ये सवाल बड़ा ही उत्तम है, उम्दा है और बार बार पूछा जाता है। तो चलो कर लेते हैं, इधर हम डायग्राम बनाएंगे। पार्डन मी, यू नो मैम की हैंड राइटिंग सुपर ऑसम है, मैम के ड्राइंग स्किल तो उससे भी सुपर ऑसम है। इसको क्या बोला जाता है? हम एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, लेबल डायग्राम बनाना है, ठीक है। आप एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक ले रहे हो। अब यहाँ पे आपने बैटरी ली है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव से मैंने जोड़ा, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल कौन होती है? एनोड होती है, क्योंकि एनोड का काम है एनायन को अट्रैक्ट करना। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना। तो जो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा खुद पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे आप क्या लोगे? इम्प्योर कॉपर का रॉड। इम्प्योर कॉपर का क्या कर रहे हो? थिक रॉड ले रहे हो, थिक, ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉपर को आप, रोड लिख दिया मैंने, रॉड, ठीक है। फिर ये वाली जो कैथोड है, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल है, कैथोड किसको बोल रहे हैं? ये जो मेटल की स्ट्रिप्स ली है। और यहाँ पे मैं ऐसे एक बहुत ही पतली सी एक स्ट्रिप लेती हूँ, बहुत ही पतली सी, ठीक है। ये है मेरा प्योर कॉपर। क्यों? क्योंकि मुझे इलेक्ट्रोप्लेटिंग थोड़ी ना करनी है, एक मेटल पे दूसरे मेटल की लेयर चढ़ानी है। मैं प्योर कॉपर इसलिए लेती हूँ ताकि मुझे कॉपर इसके ऊपर सबमिट होके कॉपर के ऊपर कॉपर मिले, ठीक है। और इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में हम बेसिकली एक सोल्यूशन लेते हैं, वो होता है इलेक्ट्रोलाइट। और वो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जिस मेटल को प्योरीफाई करना है उसी का सोल्यूशन होता है, उसी का इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो वो मैं कॉपर सल्फेट ले लेती हूँ, ठीक है। कॉपर सल्फेट ले लिया, एक्वा सोल्यूशन। हमने लेबल कर लिया इनफ, थोड़ी थोड़ी चीजें बाकी है वो और जान लेते हैं। प्रोसेस के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है तो कॉपर आयन पड़े हैं, सल्फेट आयन पड़े हैं। कॉपर आयन पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, इधर जाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। एम अ कैट ना, एम अ कैट, मेटल एट कैथोड। याद करने का तरीका, मेटल आयन कैथोड पे जाते हैं, ठीक है। तो कॉपर को यहाँ पे क्या मिल गया? इलेक्ट्रॉन। मैं दो इलेक्ट्रॉन क्यों लिख रही हूँ? मतलब भरमार है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, ये नेगेटिव चार्ज दे रहा है काफी सारा। इसने दो क्यों लिए? ताकि चार्ज कैंसिल होके कॉपर मेटल मिल जाए। तो इसके ऊपर कॉपर मेटल डिपॉजिट होने लगता है धीरे धीरे। जब डिपॉजिट होगा यहाँ पे कॉपर आयंस की जो कंसंट्रेशन है कम होती चली जाएगी, तब फैक्टर में आता है ये इम्प्योर कॉपर का रॉड। इसके अंदर से कॉपर आयन जो है वो निकलने शुरू हो जाएंगे, आ जाएंगे। कॉपर से कॉपर आयन बने कैसे? क्योंकि ये था मेरा एनोड, इसके अंदर जो भी कॉपर है वो कॉपर आयन में कन्वर्ट होके इलेक्ट्रॉन निकाल देती है। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, OA ऐसे याद कर सकते हो, OA, ठीक है। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस पे होगा? एनोड पे, राइट। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने लगता है, कॉपर आयन बनाएगा और वो सोल्यूशन के अंदर आने लगते हैं। सोल्यूशन, इस कॉपर रॉड का साइज भी कम होता चला गया। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन बैटरी की तरफ भेजते रहते हैं। दो मत लिखो, इलेक्ट्रॉन लिख दो। सारे इलेक्ट्रॉन बैटरी की तरफ जाते हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज है इस पे, जो इलेक्ट्रॉन को, पॉजिटिव चार्ज को अपने में से दूर भगा दे, इसीलिए, ठीक है। पॉजिटिव, ये दूसरा वाला नेगेटिव हो गया। तो बस अब आप बोलोगे कि मैम ये जो कॉपर की थिक रॉड थी, इम्प्योरिटी भी थी ना। इम्प्योरिटी बच्चा दो तरीके की हो सकती है, या तो आपकी इम्प्योरिटी हो ज्यादा रिएक्टिव मेटल की, जो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हो। जैसे मान लो आयरन की इम्प्योरिटी थी, मान लो आपकी टिन की इम्प्योरिटी थी। ये सोल्यूशन के अंदर भी आना चाहेंगी कॉपर की तरफ, बिल्कुल आना चाहेंगी। तो जब कॉपर सोल्यूशन के अंदर आ रहा है, ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल है इनकी इम्प्योरिटी भी आती है, बट ये यहाँ पे नहीं जा सकती। यहाँ पे क्यों नहीं जा सकती? कैथोड पे, कैथोड पे वही जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता सबसे ज्यादा हो। इन सब में कॉपर की सबसे ज्यादा है, क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लास्ट में आता है। जो लास्ट में आते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेना प्रेफर कर लेते हैं देने की बजाय, क्योंकि जनरली मेटल तो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं ना। तो टिन आयन ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेंगे और इसके अंदर एज अ सोल्यूबल इम्प्योरिटी पड़े रहते हैं, एज अ सोल्यूबल इम्प्योरिटी पड़े रहते हैं, ठीक है। अब बात है कि मैम अगर ऐसे कुछ सब्सटेंसेस हैं
जिनकी रिएक्टिविटी कम है, जैसे कि थोड़ा बहुत सिल्वर के आयन हो गए, थोड़ा बहुत अगर गोल्ड एटम्स हों उसके अंदर, वो क्या होगा, जो लेस रिएक्टिव है वो रिएक्ट ही नहीं करना चाहेगी, तो बस ऐसे गिरने लगती है, इससे इसके नीचे ऐसे क्यूमुलेट हो जाती है रेड मड टाइप में, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है बच्चों, बताओ। ये वाला जो मेरा है एनोड मड है, ठीक है, एनोड मड है, एनोड से निकलने वाला मड। इसके अंदर से इसकी खास बात ये है, आपकी मेटल तो प्योरीफाई हो ही रही है, आप इससे प्रेशियस मेटल्स भी निकाल सकते हो। यू कैन गेट प्रेशियस मेटल्स फ्रॉम दिस, यू कैन गेट प्रेशियस मेटल्स फ्रॉम द एनोड मड। तो ये है आपका पूरा डायग्राम। आई होप बहुत ज़्यादा केओटिक नहीं लग रहा हो। हाँ जी, क्या बोलते हो। तो यहाँ पे कॉपर की जो वायर है, ये आई मीन रॉड है, ये थिक होती चली जाती है, क्योंकि कॉपर आयन इलेक्ट्रोलाइट से सबसे पहले आ रहे हैं, फिर इस रॉड से आ रहे हैं, और कॉपर आयन यहाँ से जाके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये रॉड थिक होती चली जाती है, ये थिन होती चली जाती है। दिस इज द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। अगर बाकी सारे सवालों के साथ पूछ रहा है तो ये सवाल 5 नंबर में आ सकता है। अगर सिर्फ रिफाइनिंग पूछ रहा है लेबल डायग्राम से तो 3 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, सॉर्टेड है, बढ़िया सवाल था। इसी तरीके से हमने 25 सवाल कर लिए। दैट मीन्स हाफ ऑफ द सेशन इज डन। हाफ ऑफ द सेशन इज डन, 60 मिनट इज डन एज वेल। तो 40 मिनट बाकी है, 40 मिनट में 25 सवाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो करते हैं जल्दी जल्दी, व्हाट से। चलो फिर आधे सवाल बाकी हैं, हमला बोलते हैं, क्योंकि अब हमारा मोमेंटम बन गया है। फिजिक्स में पढ़ते हो ना। सवाल है थर्माइट प्रोसेस क्या है, वेयर इज दिस प्रोसेस यूज्ड, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द सेम। तो बच्चों थर्माइट प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। थर्माइट प्रोसेस, थर्माइट मतलब थर्मल, थर्मल मतलब हीट, जिसमें हीट बहुत निकले। ठीक है, तो ये कौन सी प्रोसेस है, थर्माइट प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम आयन ऑक्साइड में एल्यूमिनियम पाउडर लेते हैं। एल्यूमिनियम पाउडर बीइंग मोर रिएक्टिव, अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्या करेगा, आयन को हटा के इसकी जगह ले लेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयन मेटल। इतनी हीट निकलती है इस प्रोसेस में कि इसका मुझे एक मोल्टन मिक्सचर मिलता है। आयन जिसका मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेल्सियस होता है वो भी पिघल जाता है बिकॉज ऑफ द हीट कंटेंट दैट इज रिलीज। एंड थर्माइट क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, और कहाँ इसको यूज़ करते हैं, वेल्डिंग पर्पज से, वेल्डिंग पर्पज ऑफ क्रैक्ड मशीनरी पार्ट। और ये वेल्डिंग जो होती है रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के भी काम आती है, बहुत ही कॉमन लेवल पे यूज़ किया जाता है। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस कर लो। चलो बैलेंस करते हैं, बड़ा मजा आएगा, बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है। दो आयन लिख दो, आयन बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन है 3, ऑक्सीजन है 3, आयन है 2, यहाँ पे 2 लिख दो, हो गया बैलेंस। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, सब सॉर्टेड है जी, सब सॉर्टेड है, बढ़िया है फिर। बढ़िया है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करेंगे। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट X इज 11, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, वैलेंसी बताओ। राइट द फॉर्मूला इन नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड। X 11 है कॉन्फ़िगरेशन, और जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 11 हो, आपको बहुत अच्छे से पता है 281। एटॉमिक नंबर है 11, कॉन्फ़िगरेशन होगी 281। वैलेंसी बताओ, वैलेंसी हो गई 1, है ना। वैलेंसी आउटर मोस्ट शेल से आप बता सकते हो, अगर 4 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम वैलेंसी। 4 से ज्यादा है, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर दो। या राइट द फॉर्मूला इन नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड। इसकी वैलेंसी 1 है, इसका ऑक्साइड बनाना है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो फॉर्मूला बन गया Na2O। इसका नेचर बताना है, ये एक मेटल का ऑक्साइड है, और आपको पता है मेटल का जो ऑक्साइड होता है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। बस 2 नंबर का सवाल बन गया ये, 2 से ज़्यादा का तो नहीं पूछा जाएगा। बहुत आसान है, यस बहुत आसान है। थम्स अप दे दो, ये वाला इमोजी भी दे सकते हो, वी मैम, यस इजी आ गया हमें, टेंशन मत लो आप हमारी इतनी, हम कर सकते हैं। बाय द वे 1.3 के लाइक्स के कितने करीब हैं हम, 1300 लाइक्स के कितने करीब हैं हम। जल्दी से लाइक कर दो जिसने भी नहीं किया है यो। चलो फिर अगला सवाल करेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। उप्स,
ये जब इसको गूगल स्लाइड को पावर पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं ना, ये कभी कभी थोड़ा मेस क्रिएट कर देता है, नहीं समझ आए तो बता देना, हम यहाँ कर लेते हैं। CH4 में मैंने ऑक्सीजन डाला, ठीक है, इक्वेशन को पूरा करने मीथेन गैस को मैं ऑक्सीजन में जला रही हूँ, तो वो CO2 निकलेगा। कोई भी हाइड्रोकार्बन जब जलता है CO2 वाटर वेपर तो निकलता ही है, साथ में हीट एक्सोथर्मिक है और साथ में लाइट, ठीक है। इसका एक पर्टिकुलर कलर आएगा। मीथेन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब पूरी तरीके से जलते ब्लू कलर देते हैं, ठीक है। अगर अनसैचुरेटेड होता येलो मिलता। दूसरा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन एंड कंपाउंड का सवाल है, C2H5OH, इथेनॉल है। आपको बस इस पे ध्यान देना है कि इसने डाला है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो किसी सब्सटेंस से पानी को सोख लेता है, स्किन पे गिरेगा पानी निकल जाएगा, ब्लैक पड़ जाती है वहां से। तो पानी मतलब OH हटा दो और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो, तो HOH चला गया, क्या बचा C2H4, साथ में पानी निकल गया। C2H4 क्या होता है, इथीन है ना, 2 कार्बन वाला एल्कीन। क्यों, CnH2n फॉर्मूला एल्कीन फॉलो करते हैं, तो ये बन गया। अगला जो पार्ट है तीसरा, वो भी बहुत ही एक प्यारी सी रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, जो कोई और नहीं आपकी न्यूट्रलाइजेशन है। आपका जो एसिटिक एसिड है या आपका जो इथेनोइक एसिड है, जब आप उसको NaOH में डालते हो तो क्या होता है, मैजिक, DD रिएक्शन। CH3CO किसके साथ जाएगा, Na के साथ जाएगा, सोडियम का एसिटेट बन गया और साथ में H और OH वाटर बन गया। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम एसिटेट, ठीक है, सोडियम एसिटेट। यस स्टूडेंट्स, गॉट इट, सॉर्टेड। देख लो कोई दिक्कत परेशानी, हाँ जी, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ूं, चलो फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला सवाल 29वां सवाल, और ये आया हुआ है 2022 के पेपर में। 2022 का पेपर का सवाल है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है। कई बार कंपाउंड आइडेंटिफाई भी करना होता है, उसकी स्ट्रक्चर भी बनानी होती है, तो ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे हम इथाइन का। लिस्ट 2 डिफरेंस बिटवीन कोवलेंट एंड आयनिक कंपाउंड। सबसे पहले इथाइन पता होना चाहिए हमें क्या होता है। इथ का मतलब 2 कार्बन, और एल्काइन कहता है कि जितने कार्बन हो डबल -2 हाइड्रोजन। डबल मतलब 4 हो गए, 4 - 2 2 हो गया। ये मेरे पास इथाइन है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने का सबसे आसान तरीका है, पहले ओपन स्ट्रक्चर बना लो। 2 कार्बन है, एल्काइन कहता है उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। 3 बॉन्ड बना दिया तो एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक इधर। बस अब इससे आसानी से आप क्या बना सकते हो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बस बॉन्ड की मिमिक करना है। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन इसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम दिखाएंगे क्रॉस से, बस डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। तो बस फिर सॉर्टेड है। एक कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन इधर यूज हो रहा है, 3 इधर बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं। क्रॉस से दिखा दो। ये कार्बन के भी 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो रहे हैं, 1 इधर यूज हो रहा है, 4 है ना, बस बन गया। इतना ही था। अब चाहो तो सर्कल करके ये भी आगे भी दिखा सकते हो, बन गया। बहुत ही आसान था। हाइड्रोजन को 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करना है कार्बन से, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, दैट इज व्हाट कोवलेंट बॉन्डिंग इज। कार्बन के पास 4 थे, उसको 4 और शेयर करने हैं। 5 जिससे भी बॉन्ड बनाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। 5 और 3 इधर, जितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है उतना ही बॉन्ड बनाएगा। खुद के 4, फिर ये 5 और 3 इससे शेयर कर लेगा, बस बन गया, सॉर्टेड है, डन डनाडन। इसमें हाइड्रोजन के सर्कल में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो स्टेबल हो गया। कार्बन के सर्कल में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, स्टेबल हो गया, ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है, ठीक है। फिर इसमें आगे हमसे पूछा है कि आयोनिक कंपाउंड में और कोवलेंट कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। बहुत ही आसान है, चलो बताओ मुझे कैसे डिफरेंशिएट करोगे दोनों को, आयनिक और कोवलेंट को। आयनिक कैसे बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, है ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कोवलेंट कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, है ना। आयनिक बनता है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में, कोवलेंट बनता है नॉन मेटल एंड नॉन मेटल की शेयरिंग की वजह से। आयनिक कंपाउंड जनरली हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं,
और जो ये है कोवलेंट जनरली बहुत ही कम सॉलिड होते हैं, अगर होते भी है तो सॉफ्ट और अमॉर्फस सॉलिड होते हैं। और भी लिख सकते हो, आयनिक का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है, कोवलेंट का कम होता है, बिकॉज दे हैव व्हाट, दे हैव लेसर, आई मीन अ वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हेन आई टॉक अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, जिसको कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो वीक होती है बिकॉज इट डज नॉट कैरी चार्ज पार्टिकल्स। यस, तो इस तरीके से आप डिफरेंट एग्जाम्पल भी दे सकते हो। यस, आगे बढ़े, चलो फिर 38 सवाल पे आते हैं। 38 सवाल आएगा अभी हमारे पास, ये PDF में शेयर कर दूंगी ग्रुप में, और विद माय सॉल्यूशन मैंने इसको रख लिया है। ठीक है, 30वां सवाल है जो 2014 के पेपर में आया हुआ है और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सवाल है। एक सेकेंड, हाँ, 2014 के पेपर में आया हुआ सवाल है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको डीकोड करने की कोशिश करेंगे, डीकोड करना है। ठीक है, अ कार्बोक्सिलिक एसिड C2H4O2 reacts with alcohol in the presence of acid। अब डिकोड कैसे करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड है 2 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होता है, नथिंग बट आपका इथेनॉइक एसिड। ठीक है, ये है रिएक्ट विद एन अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म अ कंपाउंड X। उसको एक अल्कोहल से रिएक्ट करना है और उस अल्कोहल को जब एसिड में डालेगा ना, याद करो एक अल्कोहल और एसिड जब सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा, पानी निकाल देगा। तो आप ले लो इथेनॉल C2H5, सेम कार्बन वाला ले लो, वैसे जरूरी नहीं है, अनटिल एंड अनलेस इट इज मेंशनिंग अस, तो जरूरी नहीं है। अब आप बोलोगे कि मैम हमें कैसे पता कि 2 कार्बन वाला ये अल्कोहल लेना है, इथेनॉल ही लेना है, क्योंकि वो यहाँ पे कह रहा है कि जो अल्कोहल है ना, ऑक्सीडेशन करने पे अल्कलाइन KMnO4 से सेम मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। ठीक है, तो अगर मैं इथेनॉल लेती हूँ बच्चों और उसमें मैं अल्कलाइन KMnO4 कराती हूँ, ये मैं प्रॉपर्टी करा चुकी हूँ जब मैंने इथेनॉल डिस्कस किया। इसका काम होता है ऑक्सीडाइज करना, 2 नेसेंट न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, और इससे ऑक्सीडेशन कैसे करेगा, हाइड्रोजन निकाल के और ऑक्सीजन ऐड करके, ये 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं। तो C2, ठीक है, 2 हाइड्रोजन निकले, H3, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ही H। ठीक है, और ये जो 2 हाइड्रोजन निकले हैं वो एक ऑक्सीजन को लेके चले जाएंगे, C2H3OOH। ये मैंने इसको ओपन करके लिख दिया, C2, अच्छा 2 हाइड्रोजन चले गए, CH3COOH, इसको ओपन करके लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, ये जो H3 है ये यहीं से आया, ये देखो 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन और फिर OOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। आप इसको चाहो तो और आसान भाषा में लिख लो कि एक स्टार्टिंग वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होंगे, ये जो एक और कार्बन बच गया वो COH के साथ जुड़ा है। ठीक है, विद वाटर। तो प्लीज याद रखना, यहाँ से कंफर्म हो गया कि जो मेरा अल्कोहल है वो इथेनॉल है। आइडेंटिफाई करना था ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा था, इथेनॉइक एसिड। मेरा इथेनॉल, आई मीन अल्कोहल कौन सा था, इथेनॉल। ये उसके लिए हिंट दिया हुआ है। एसिडिफिकेशन करके जो कंपाउंड बनेगा वो बताना है, वो बता दो। तो एसिडिफिकेशन करके कौन सा कंपाउंड बनेगा बच्चों, बता सकते हो, बताओ। एसिडिफिकेशन मैंने डाला कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और इसको हीट किया 443 केल्विन पे। ठीक है, इसको डिग्री सेल्सियस में भी चेंज करो। HOH, पानी गया, क्या बना, CH3 COO C2H5। ठीक है, और पानी निकल गया। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि आपका एस्टर बन रहा है। ठीक है, ये एस्टर ग्रुप की पहचान है, जब इधर कार्बन चेन हो, इधर कार्बन चेन हो, बीच में हो COO ग्रुप, तो एस्टर है। इस एस्टर का नाम क्या हो गया, इथाइल इथेनॉइड। सबके नाम भी लिख सकते हैं हम। ये हो गया मेरा इथेनॉइक एसिड, ये हो गया मेरा इथेनॉल, क्योंकि हमसे पूछा है। और ये जो X बना है इसका नाम क्या है, कार्बन की चेन ऑक्सीजन की वजह से ब्रेक हो गई। C2H5 एक एल्काइल ग्रुप है, पहले एल्काइल ग्रुप को नाम देते हैं इथाइल, 2 कार्बन वाला एस्टर, इथेन और OH, बिकॉज एस्टर एंड्स विद OH। ठीक है, एस्टर एंड्स विद OH। ओके, एस्टर एंड्स विद OH। जस्ट 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा पीछे आ गए हम।
अरे 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 अरे, रुक जाओ ज़रा, ज़्यादा ही मैम ने प्रेशर लगा दिया। तुम पे तो प्रेशर नहीं फील हो रहा ना ये, कि मैम बहुत प्रेशर है, बहुत पढ़ना है। मैं भी तुम्हें पढ़ा रही हूँ मेहनत से, ठीक है, तो आप लोगों के लिए करा रही हूँ, सुन लो ध्यान से, काम आएगा। छोटी छोटी चीज़ें चलती रहती है। या ये रहा हमारा, ठीक है। तो इसका नाम में किसी को कोई दिक्कत, इथाइल इथेनोएट, नो 8। अरे भैया चल जाओ, O8, ठीक है, बस हो गया। हाँ जी, हो गया, डन डनाडन। क्या आपका आंसर भी यही आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी? कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है आपका इथेनोइक एसिड, इथेनॉल है मेरा अल्कोहल, और कंपाउंड एक्स है मेरा एस्टर। गॉट इट? डन। आगे बढ़े, चलो फिर अगला सवाल सॉल्व करते हैं। 20 सवाल बाकी है, थोड़ा और जल्दी करते हैं। 31 सवाल, चलो आओ सॉल्व करने की कोशिश करो मेरे साथ। कम ऑन एटम्स, जल्दी 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 जल्दी। What is the color of ferrous sulfate crystal? How does this color change after heating? ऑलमोस्ट ये सवाल हम कर चुके हैं बच्चों, आई होप कोई दिक्कत नहीं थी। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल बिकॉज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 7 मॉलिक्यूल होते हैं, पेल ग्रीन, सही से लिखो, पेल ग्रीन कलर के होते हैं। हाउ डज दिस कलर चेंज आफ्टर हीटिंग? जैसे आप इसको हीट करते हो, आयन सल्फेट से वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं, इसलिए प्लस का साइन, ये अलग हो गए, और इसका कलर क्या होता है? डर्टी वाइट, मतलब डल वाइट, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल निकलने से उसका कलर भी चेंज हो गया, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का रिमूव होना। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट, करा चुके हैं ना ये। फेरस सल्फेट की स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहे हो आप, तो अब क्या होता है, इसका वाइट से फिर से कलर चेंज होने लगता है। आप एयर में हीट करोगे लिमिटेड सप्लाई में, मेटल का हमेशा ऑक्साइड बनेगा Fe2O3, और जो सल्फेट बच गए वो गैस निकाल देंगे SO2 and SO3। 3 और 2 5 और 3 8 ऑक्सीजन, 2 × 4 8 ऑक्सीजन, 2 सल्फर 2 सल्फर, 2 आयन 2 आयन। रिएक्शन बैलेंस भी है। आयन ऑक्साइड का कलर रेडिश ब्राउन होता है, आपको पता होना चाहिए। आयन ऑक्साइड का कलर क्या होता है बच्चों? रेडिश ब्राउन, है ना, ये पता तो है। आयन 3 ऑक्साइड, बैलेंस से भी पता है। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर इन दिस चेंज? ये कौन सा टाइप का केमिकल रिएक्शन है? लिख दो सही सही से। दिस इज माई थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या है हमारी? थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। यस, सॉर्टेड। बहुत सिंपल था, और केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का सवाल था। सवाल आता है अब हमारे पास 32वां सवाल है, 32 सवाल है, 30 सेकेंड है ना, 30 सेकेंड सवाल है, 2010 पेपर का सवाल है। ये सवाल है, what happened when an aqueous solution of sodium sulfate react with an aqueous solution of barium chloride? बहुत ही आसान सवाल। ये सोडियम सल्फेट का aqueous solution लिया, साथ में बेरियम क्लोराइड का aqueous solution लिया। सही से लिखना, गलत फॉर्मूला मत लिख देना कोई। आप क्या कर रहे हो, हम इन दोनों aqueous solution को क्या कर रहे हैं, ये इन दोनों को मिला रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं आपस में। स्टेट द फिजिकल कंडीशन ऑफ द रिएक्टेंट in which the reaction between them will not take place। प्लीज इस पे ध्यान देना, will not take place पूछा है। तो सबसे पहले रिएक्शन कौन सी होगी? एक्सचेंज ऑफ आयन की वजह से 2 सोडियम क्लोराइड एक्वस, पानी में नमक मिल जाता है, बेरियम जाएगा सल्फेट के साथ, बेरियम सल्फेट बनेगा जो सॉलिड होता है, पानी में मिक्स नहीं होता, जिसके वाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन है? ये आपकी DD रिएक्शन है, ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और कौन सी स्टेट में लूँ जिसमें रिएक्शन नहीं होगी? जब मैं अपने दोनों के दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं, अगर मैं उनको सॉलिड फॉर्म में लेती हूँ तो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। और ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि सॉलिड फॉर्म में आयंस डिसोसिएट ही नहीं हो सकते, वो मिले हुए हैं, जुड़ के बैठे हैं एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के। जब 2 सॉलिड को मिक्स करोगे, आयंस एक दूसरे से स्ट्रांगली अटैच है, आयंस का डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? तो रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में रिएक्शन नहीं होगी। Write the balanced chemical equation for the reaction and name the type of reaction. I think it's done. Double displacement reaction है, आप इसको और भी स्पेसिफाई कर सकते हो ये बता के कि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों? ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। डन डन डन, सॉर्टेड, यस, क्लियर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी मेरा सवाल किससे था? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से।
ऑल राइट, 2019 का दिया हुआ सवाल है ये, बहुत ही आसान सवाल है ये पेपर हम एज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर चुके हैं। मैं अभिषेक सर, अमृतसर, चाहो तो आप देख सकते हो। 2 grams of silver chloride is taken in a china dish and it is placed in sunlight। आपको पता है सिल्वर के जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। और लाइट सेंसिटिव होने की वजह से आप लिख भी सकते हो सनलाइट। जैसे इसके ऊपर सनलाइट बचती है आप देखोगे कि वाइट कलर का पाउडर होता है, वो ग्रेइश कलर का एक सॉलिड सब्सटेंस उसके ऊपर आ जाता है। वो होता है क्या, इसका डीकॉम्पोजिशन होता है, सिल्वर बच जाता है जो कि ग्रे कलर का होता है, क्लोरीन गैस होती है, निकल जाती है, ठीक है। और इसके वजह से वो ग्रेइश वाइट रेजिड्यू वो छोड़ देते हैं, वो सिल्वर मेटल बच गई। पूछा है व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन इन दिस केस, बता दिया। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, कर दिया। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये हो गया मेरा फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन, क्योंकि फोटो का मतलब लाइट, लाइट की वजह से सब्सटेंस टूट रहा है, फोटोलाइसिस भी बोल सकते हो, ठीक है। यू कैन ऑल्सो कॉल इट फोटोलाइसिस, यस यू कैन ऑल्सो कॉल इट फोटोलाइसिस, ठीक है। कलर चेंज भी आपको समझ आ गया, क्या हो रहा है रिएक्शन में ये भी समझ आ गया। सिल्वर के कंपाउंड्स हेलोजन्स के साथ जो होते हैं, हेलोजन मतलब क्लोरीन ब्रोमीन, ये जो होते हैं ये लाइट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल करेंगे। 34th सवाल है मेरे पास, अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। आसान सवाल है क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद है। चलो डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, स्टॉप मतलब सोडियम, कॉलिंग कैल्शियम, मी मतलब मैग्नीशियम। तो सबसे पहले आ गया मेरा सोडियम, फिर आएगा कैल्शियम, फिर आएगा मैग्नीशियम। फिर आपको पता है कॉलिंग मी अ जीब्रा, फिर आएगा जीब्रा यानी कि जिंक। आई लाइक हर कॉलिंग मी, हर फॉर हाइड्रोजन, कॉलिंग फॉर कॉपर, कॉपर सबसे कम रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी सीरीज ही मैंने प्रोनाउंस किया आप लोगों के लिए, तो रिएक्टिविटी सीरीज की वजह से ये आ गया, है ना। बन गया। यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 metals सोडियम मैग्नीशियम कॉपर यूजिंग ओनली वाटर एज द रिएक्टेंट, हाउ विल यू आइडेंटिफाई ईच ऑफ देम। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा सवाल है, मतलब काफ़ी टाइम बाद एक थोड़ा डिफरेंट सवाल देखा है, अच्छा सवाल देखा है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप सोडियम के पीस को पानी में डालोगे कैसे आइडेंटिफाई करोगे। आपको पता है कि सोडियम पोटेशियम ऐसी मेटल है जो बहुत ही विग्रसली पानी से रिएक्ट करके आग पकड़ लेती है और मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है। हाइड्रोजन गैस, इतनी एनर्जी मिलती है कि हाइड्रोजन जो निकलती है उसके सरफेस से वो फायर कैच कर लेती है, लगता है मेटल ने फायर कैच कर लिया। आप इसको चाहो तो बैलेंस भी कर सकते हो, 2Na एंड देन HOH, 2 दिस एंड देन 2NaOH, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस भी हो गई। तो आप ये बोलो कि बहुत ही विग्रस रिएक्शन होगा इसके अंदर और ये फायर भी कैच करेगी, ठीक है। तो वो यानी कि सोडियम ही होगा क्योंकि हाईली रिएक्टिव है। आपको रैंडमली बोल दिया गया एक सोडियम है, एक मैग्नीशियम है, एक कॉपर है, कैसे बताओगे कौन सा सोडियम है, कौन सा मैग्नीशियम है, कौन सा कॉपर है। तो आपको पता है कि जो ठंडे पानी से भी विग्रसली रिएक्ट कर ले, कोल्ड वाटर इज सफिशिएंट, ठीक है। लेकिन आपको मैं पढ़ा चुकी हूं कि अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, प्लीज स्टॉप। पोटेशियम सोडियम ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर लेते हैं, बहुत रिएक्टिव है। कॉलिंग कॉपर, कैल्शियम, कैल्शियम नॉर्मल पानी से रिएक्ट कर लेता है, थोड़ा कम रिएक्टिव हो गया। मैग्नीशियम को गर्म पानी देना पड़ता है। तो ये तभी रिएक्शन होगी जब आप हॉट वाटर लोगे और प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। दूसरी आपको ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलेगी कि वो जो मैग्नीशियम का पीस है वो फ्लोट करेगा पानी में। रीजन बीइंग ये जो हाइड्रोजन गैस निकली है मेटल के सरफेस से चिपकी हुई है, जिसकी वजह से वो क्या होगा, बहुत लाइट हो गया और फ्लोट करेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जिससे आप बता सकते हो अपना रिजल्ट। अगर मैं बात करूं फिर तीसरे वाले स्टेप की, तीसरा स्टेप यानी कि अगर मैं कॉपर ले लूं तो आपको ये भी अच्छे से पता होगा कि कॉपर आप चाहे किसी भी फॉर्म में ले लो, मैंने यहाँ पे गैसियस यानी कि स्टीम भी लेके देख लिया, बहुत ही विग्रस रिएक्शन है, तब भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा मैग्नीशियम था 3 मेटल में से, कौन सा कॉपर और कौन सा आपका सोडियम। विग्रस रिएक्शन इवन विद कोल्ड वाटर, गर्म पानी से ही रिएक्शन होगी और ये फ्लोट करता हुआ मेटल दिखाई देगा और लास्ट केस में कोई रिएक्शन नहीं होगी। सॉर्टेड है बच्चों, सॉर्टेड है, बढ़िया सवाल था। आगे बढ़े, चलो फिर आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 35।
35th सवाल है, देखते हैं। एन एलिमेंट ई कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म E2O विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ई। सबसे पहले E2O से मुझे पता चल गया कि E की वैलेंसी 1 है। वैलेंसी तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही तो आती है, तब जाके E2O आया। अब E की वैलेंसी 1 होने के साथ साथ वो एक और जो चीज़ पता चल गई कि ये कंपाउंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होते हैं? आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड से मुझे पता चल गया कि ये मेटल था, ये नॉन मेटल था, कि E मेरा मेटल था, तभी उसका ऑक्साइड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। आप पूछा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी देयर। अगर मेटल की बात करूं, उसकी वैलेंसी 1 तब आएगी जब उसके लास्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो? 1। बढ़िया सवाल था ना, इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड व्हेन इट कंबाइन विद क्लोरीन। बहुत सिंपल है, E की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फॉर्मूला बन गया ECl। ECl, ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल था। मेटल्स नॉन मेटल्स का सवाल था, और ये वाला टॉपिक आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड यू शुड नो दैट। आगे बढ़े, आई जस्ट गिव यू स्पेस, देख लो आराम से। चलो 36 सवाल करते हैं हम। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, रिएक्टिविटी सीरीज का सवाल है, एंड रिएक्टिविटी सीरीज इज काइंड ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल आता ही आता है। सवाल है A, B and C are 3 elements that undergo chemical reactions according to the following equation। ध्यान से देखना एक एक रिजल्ट। A2O3 में मैंने 2 भी डाला, इसने इसको डिस्प्लेस किया, तभी B2O3 बना और A अलग हो गया। इससे क्या पता चला? B जो है ज़्यादा रिएक्टिव है A से, तभी उसको डिस्प्लेस कर पा रही है। यहाँ B ने C को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह ले ली, यानी कि B जो है वो C से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कि B सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है ना। इन तीनों में से B A है और B है C। B सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, A और B मुझे नहीं पता कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ था कि A C को डिस्प्लेस कर पा रहा है और उसकी जगह ले पा रहा है, यानी कि A जो है C से ज़्यादा रिएक्टिव है। B सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था, A C में मुझे पता नहीं था कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ से पता चल गया कि A ज़्यादा रिएक्टिव है और C सबसे कम रिएक्टिव है। अब सवाल पूछा है मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है? मोस्ट रिएक्टिव हो गया B, लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है? C। आसान था, चुटकियों में सवाल हो गया, क्या बोलते हो, है ना, चुटकियों में सवाल हो गया। मैथ्स का सवाल भी बोल सकते हो आप इसको, है ना। मैथ्स में ये कोई तो एक रूल भी होता है, आप मुझे बताओगे? मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा, मैथमेटिक्स बता दो, ये रूल भी होता है, करेक्ट। चलो बढ़िया। 37 सवाल बहुत ही आसान सवाल है, 2 नंबर का सवाल, आप इसको मान सकते हैं। सवाल कह रहा है कैन ऑल मिनरल्स ऑफ अ मेटल एक्ट एज ओर्स जस्टिफाई। क्या सारे के सारे मिनरल ओर कहला सकते? नहीं, ये मिनरल की पूरी कैटेगरी है, ये सब के सब और नहीं कहला सकते, और इज जस्ट अ टाइनी पार्ट ऑफ इट। रीजन बीइंग और वो मिनरल्स हैं, डेफिनेशन ही आप रिफाइन करके बता सकते हो कि और वही मिनरल्स हैं जिनसे मेटल को आप बेनिफिशियली एंड कन्वीनियंटली निकालो, आपको कम मेहनत करनी पड़े और आपके पास रिजल्ट, उसकी यील्ड काफ़ी अच्छी आए, है ना, आपको फ़ायदा हो, नुकसान नहीं। कि आप उस पर 100 रुपये खर्च कर रहे हो और आपको वो पड़ रहा है 80 रुपये का, दिस इज नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल। तो मिनरल्स तो अर्थ क्रस्ट से निकले हुए ये सारे सब्सटेंसेस हैं, लेकिन और वही हैं जिनसे मेटल को निकालना कन्वीनियंट हो और बेनिफिशियल हो। आप ये डायग्राम के बेस पे भी समझा सकते हैं, ठीक है, डायग्राम से समझाओगे, टीचर विल बी लाइक अच्छा तुम्हें पता है, अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो। अगला सवाल है 38 सवाल, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ। ये वाले टाइप के सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं पहले चैप्टर से वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी रिएक्शन बनती है इस तरीके से कि आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दोगे, आपको उसको डिकोड करके लिख के कंप्लीट करना पड़ेगा बैलेंस फॉर्म में। वो हम करेंगे आयन की रिएक्शन स्टीम के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो उसको अच्छे से पूरा का पूरा बैलेंस फॉर्म में फिजिकल स्टेट के साथ लिखो। स्टीम का मतलब वाटर गैसियस स्टेट में है, जब रिएक्ट करता है आयन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह लेगा, स्पेशल ऑक्साइड बनता है आयन 2,3 ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। आयन मतलब 2 तरीके के आयन यहाँ पे यूज है, ये मैं बहुत बार आपको बता चुकी थी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये FeO प्लस Fe2O3 से बना है, FeO प्लस Fe2O3, यानी कि एक आयन जिसकी वैलेंसी 2 है, 2 आयन जिनकी वैलेंसी 3 है, इनके कॉम्बिनेशन से Fe3O4 बना है।
बैलेंस कर लेते हैं। 3 आयन बैलेंस है, 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन 8 हो गए, आप यहाँ पे 4 लगा दो। सिंपल बैलेंसिंग थी। कैल्शियम या पोटाशियम को जब आप पानी में डालते हो तो आपने कैल्शियम को पानी में डाला, मैंने HOH करके लिखा, आप ढंग से लिख लेना बैलेंस करने के लिए। कैल्शियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। 2 OH चाहिए, 2 ही H चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पानी यानी कि 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कैल्शियम सॉलिड होता है, ये लिक्विड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सोल्यूशन बनेगा पानी में, हाइड्रोजन गैस की तरीके से निकल जाएगी। पोटाशियम ले लो आप, पोटाशियम एक सॉलिड है, आप उसको क्या कर रहे हो, पानी में डाल रहे हो, पानी अगेन HOH, जो पोटाशियम है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह मिलेगी, KOH का एक्वा सोल्यूशन मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। अब H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो OH भी 2 हो जाएंगे, तो 2 K लेने पड़ेंगे ताकि आप इसको बैलेंस कर सको। बैलेंस भी कर दिया मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है। आप उसको अच्छे से पूरा का पूरा ढंग से लिखें, सारे के सारे फिजिकल स्टेट यूज करके लिखिए, बिकॉज आप ऐसा लिखेंगे एग्जामिनर विल बी लाइक अरे यार नंबर तो काट ही नहीं सकते, आपका इंप्रेशन भी अच्छा बन गया, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक प्रीटी इजी, आसान था। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है 39 सवाल है, आसान सवाल है। कार्बन अ मेंबर ऑफ ग्रुप 14 फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, है ना, ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। ग्रुप 14 क्यों? क्योंकि जिसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा होते हैं, ग्रुप नंबर निकालने के लिए आपको 10 ऐड करना पड़ता है, तो 10 + 4 विच इज़ 14। 3 मिलियन से ज़्यादा कंपाउंड ये बना रहा है, बट वाई इज दिस नॉट प्रॉपर्टी एग्जिबिटेड बाय अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप। अगर ये बना सकता है तो मान लो सिलिकॉन लिया, उसके पास भी तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो भी तो सेम ग्रुप से बिलोंग करता है, बट बाकी के कोई मेंबर दूर दूर तक इसके पास भी नहीं आ सकते। इवन पूरी केमिस्ट्री में इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, मिलके भी इतने कंपाउंड नहीं बना सकते। तो वो क्या बात है कि कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है और स्मॉल साइज होने की वजह से वो बहुत अच्छी सेल्फ लिंक कैटिनेशन पार दिखाता है, बहुत अच्छे से कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, लाइक गुड हग। टाइनी है तो अच्छे से बाकी के एलिमेंट्स को अपने अंदर जोड़ने की कोशिश करेगा, बट इसके जो बाकी के मेंबर है ना, उनका साइज लार्ज इनफ है कि जब वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते भी हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते भी हैं, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, नॉट अ स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग, और जिसकी वजह से जो बॉन्ड बनते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे, ठीक है, लेस स्ट्रॉन्ग या वीकर भी बोल सकते हो आप कोवलेंट बॉन्ड, तो बिकॉज ऑफ नॉट अ स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग, तो वो अपने अंदर बाकी के ज़्यादा एटम्स को जोड़ने देगा ही नहीं, एक लिमिटेड नंबर ऑफ एटम्स ही उसके अंदर जुड़ सकते हैं। सिलिकॉन जो बस इसके बाद ही आता है, सिर्फ 8 to 10 एटम्स ऑफ सिलिकॉन अपने साथ जोड़ सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ इस बात को याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यस, अब सवाल आता है डिफाइन द टर्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन व्हाई प्रोपेन कैन नॉट एग्जिबिट दिस प्रॉपर्टी। अच्छा सवाल है, आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई एम अज्यूमिंग एक सवाल तो आएगा ही आएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आइसोमर जब आप स्ट्रक्चर में चेंज की वजह से देखते हो, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच a compound is having the same molecular formula but it can have different structure, it can have different arrangement of atoms. Phenomenon of existing in isomers where the general formula is same but we can have different physical structure from it, different arrangement of atom from it. अब propane which is C3H8 2+2, ये आइसोमर क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि 3 कार्बन की जो आप अरेंजमेंट करते हो इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकते। इट कैन नॉट मेक आइसोमर्स बिकॉज इट कैन नॉट गिव द डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर। एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है विच इज एन प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन। नॉर्मल का मतलब स्ट्रेट चेन वाला। अच्छा, ये भी स्ट्रेट चेन होता है, ठीक है, इसको ऐसे कंफ्यूज मत करना। मतलब मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी पड़ती है, उसकी पोजीशन कैसी है दैट आई मीन वो दिखती कैसे दैट डजंट मैटर। तो तीनों प्रोपेन है, ठीक है। अच्छा सवाल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट ना देके इस तरीके से इनडायरेक्ट थियोरेटिकल बेस्ड सवाल भी वो पूछ लेता है एंड यू मस्ट नो अबाउट इट। चलो 41 यानी कि लास्ट 10 सवाल है हमारे पास, जल्दी से बता दो। सेशन में हम जुड़े हुए हैं पूरी शिद्दत से, आपका रिविजन भी सुपर स्ट्रॉन्ग चल रहा है।
हाउ क्लोज वी आर टू द नंबर ऑफ लाइक्स. हाँ, आई नो 10 सवाल है मैम, थोड़ा टाइम, थोड़ा और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, चलो फिर सवाल है, व्हाट इज द नेक्स्ट हायर होमोलॉग ऑफ C3H7OH. OH से मुझे पता चल रहा है 3 कार्बन वाला अल्कोहल है, यानी कि ये प्रोपेनॉल है. इसका नेक्स्ट होमोलॉग बताने का मतलब आपको पता है, नेक्स्ट मेंबर में बस आप CH2 जोड़ दो, यही होता है होमोलॉग. तो ये बन गया C4H9OH. प्रोप के बाद क्या आता है, ब्यूट, तो ये बन गया ब्यूटेनॉल. लेकिन हमसे पूछा है कि इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ, ये बताओ क्या है ये, ब्यूटेनॉल. बता दिया, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, बहुत ही आसान है. 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 9 हाइड्रोजन है और कार्बन के साथ एक फंक्शनल ग्रुप लगा है OH. लास्ट में लगा दो, लास्ट नहीं, वो पहला कार्बन माना जाता है. अब हाइड्रोजन इस तरीके से लगाने के सारे कार्बन 4 बॉन्ड बनाए. टर्मिनल पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे, बीच में 2 हाइड्रोजन लगेंगे, तभी 4 बॉन्ड बनेगा, चाहे आप देख सकते हो. 2 बॉन्ड बना रहे, 2 हाइड्रोजन. ये हो गया आपका ब्यूटेनॉल. ठीक है, बस इतना ही पूछा है, इतना ही पूछा है, हो गया, डन. और ऐसे सवाल फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड सवाल भी एग्जाम में आएंगे. ठीक है, जैसे करण अर्जुन आएंगे नहीं आएंगे हमें नहीं पता, बट फंक्शनल ग्रुप के सवाल जरूर आ सकते हैं. हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, हम कार्बन कंपाउंड के सवाल कर रहे हैं. 2 कार्बन कंपाउंड्स X and Y have the molecular formula C4H8. X का molecular formula है C4H8 और Y का फॉर्मूला है C5H12. देखते हैं हमसे सवाल क्या पूछा है which one of these is most likely to show addition reaction. यहाँ आपका सवाल का हल छुपा है. एडिशन रिएक्शन कौन शो करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ये क्या है, एल्केन है, जो सैचुरेटेड होता है. सैचुरेटेड में हर एक कार्बन ऑलरेडी 4 एटम से जुड़ा होता है, वो सैचुरेटेड है और एडिशन हो ही नहीं सकता. लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को तोड़ के आप और एटम को जोड़ सकते हो, तो X शो करेगा. ठीक है, X विल शो एडिशन रिएक्शन. फिर हमसे पूछा है आगे, ऑल्सो गिव द केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एडिशन इन दिस केस. इसका एडिशन भी करके दिखा दो. C4H8 का 4 कार्बन है आपके पास, 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है, दैट्स व्हाई दिस इज एल्कीन ब्यूटीन. हाइड्रोजन लगा दो, 3 हो गए यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहे हैं तो 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बना रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन. ये मेरे पास एल्कीन था विच इज नथिंग बट ब्यूटीन. एडिशन कर सकते हैं, एडिशन करके दिखा देते हैं. हाइड्रोजन डाला इन प्रेजेंस ऑफ निकल विच इज अ कैटलिस्ट. हाइड्रोजन क्या करेगा, डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा. ठीक है, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन इज HH, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, एक यहाँ पे जुड़ गया, एक यहाँ पे जुड़ गया, तो 1 2 3 4 कार्बन थे. यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे CH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, एक और आ गया तो CH2 हो गया. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, एक और आ गया तो CH3 हो गया. ये बन गया, यानी कि ब्यूटीन किस में कन्वर्ट कर गया, ब्यूटेन में. सही है, समझ आया. यही पूछा था कि गिव द केमिकल रिएक्शन टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एडिशन रिएक्शन इन दिस केस. मैंने उसका एग्जांपल भी ले लिया ब्यूटीन का, उसमें हाइड्रोजन एडिशन करके दिखा दिया, जिसको हम हाइड्रोजनेशन बोलते हैं. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोजनेशन. हाइड्रोजनेशन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस इज सॉर्टेड. ठीक है, डन है. आगे बढ़े, चलो और थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं. बढ़िया सवाल था, ऐसे सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. अगला सवाल है, ऑन ड्रॉपिंग अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड X. X एक कंपाउंड है, आपने उसके अंदर सोडियम का पीस डाला और वो क्या कह रहा है, उस X का जो फॉर्मूला है वो C2H6O है. अच्छा, यहाँ से आपको बहुत ही प्रोबेबल और अच्छे वाले हिंट मिल गए. एक ऑक्सीजन वाले जो फंक्शनल ग्रुप है ना, अल्कोहल होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन होते हैं, जो कॉमन है आपके सिलेबस में, अल्कोहल कीटोन एंड एल्डिहाइड. अब एल्डिहाइड और कीटोन की पॉसिबिलिटी हट गई. कीटोन की कैसे हट गई, 2 कार्बन का कीटोन होता ही नहीं. एल्डिहाइड की पॉसिबिलिटी कैसे हट गई, क्योंकि एल्डिहाइड ये फॉर्मूला शो करते हैं और कीटोन भी CnH2nO. जितने कार्बन है हाइड्रोजन डबल होते हैं, तो अगर 4 होता तो एल्डिहाइड हो सकता था. एक ही पॉसिबिलिटी बच गई, ये अल्कोहल है. देखो क्या दिमाग लगाया, ऐसे दिमाग लगाने एग्जाम में. 3 फंक्शनल ग्रुप हैं जिसमें एक ऑक्सीजन होता है, एल्डिहाइड कीटोन एंड अल्कोहल. कीटोन हो नहीं सकता, एल्डिहाइड के लिए जनरल फॉर्मूला नहीं फॉलो कर रहा, तो अल्कोहल बचा. तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल है, यानी कि ये C2H5OH है.
क्या फॉर्मूला जस्टिफाई हो रहा है? 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। यस, दिस इज द राइट वन। और हम इसको कंफर्म भी कर लेंगे। वो बोल रहे हैं कि जैसे एक्स डलता है ब्रिस्क एफरवेसेंस निकलती है, आई मीन सोडियम डलता है और एक गैस निकलती है। ठीक है, कौन सी गैस निकलती है? चलो देख लेते हैं। ऑन बर्निंग स्प्लिंटर, ऑन ब्रिंगिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ये पॉप साउंड देता है। पॉप साउंड देने का मतलब हाइड्रोजन गैस। और हमें अच्छे से पता है सोडियम मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना चाहेगा, 2 हाइड्रोजन चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एल्कोहल शो दिस रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है। क्या बनेगा? C2H5ONa, ये बन गया। 2 मॉलिक्यूल ले लो, आई मीन 2 एटम ले लो, 2 मोल ले लो और हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो X था मेरा इथेनॉल, ये बन गया सोडियम इथॉक्साइड बन गया मेरा। अब क्या कह रहा है? Y क्या है मेरा? Y वो जो गैस है जो निकली है, X ये है, Y गैस है। और भी कुछ पूछा है? ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, हमने बिल्कुल कर ली है। और फिर पूछा राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन यू हीट X विद एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये इतना सवाल एकदम सही है। मैंने X को आइडेंटिफाई करके बता दिया कि X है मेरा बच्चों, X है मेरा इथेनॉल। ठीक है, Y हमसे पूछा है, Y है मेरा हाइड्रोजन गैस। लेकिन उसके साथ एक और पार्ट दिया है, ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, कि ये जो X है, राइट द नेम, जब आप इस X को क्या करते हो, ये X लिया, एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में हीट कर दो। आपको पता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या होता है? इट्स अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। पानी निकालेगा OH और एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दो, C2H4 बचेगा अलॉन्ग विद वाटर। और ये आपका क्या है? ईथीन। आपका क्या है? इथेनॉल से ईथीन बन गया, अल्कोहल से एल्कीन बन गया। अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यू कैन कॉल इट डिहाइड्रेशन रिएक्शन। यू कैन कॉल इट डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? इज इट सॉर्टेड? गिव मी अ यस इन द चैट। आप चाहो तो रिपीटेटिव मोड पे 2 बार 3 बार जितनी बार चाहे इसको देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 44वां सवाल करेंगे। राइट द केमिकल इक्वेशन टू शो व्हाट हैपेंस व्हेन मीथेन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और आपको बहुत अच्छे से पता है ये रिएक्शन कौन सी है। ये आपका एल्केन है, मीथेन। और एल्केन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? और सनलाइट भी दे दिया ना, इससे भी समझ जाओ, जब भी आप सनलाइट लोगे इस रिएक्शन में, सनलाइट जरूरी भी है, तो वो सब्स्टिट्यूट करने की ही कोशिश करेगा। क्लोरीन आप ऐसे लिखो ClCl। ठीक है, हर बार आप CH4 को भी ओपन करके लिख सकते हो, ओपन स्ट्रक्चर में ऐसे। होगा क्या इस रिएक्शन में? हाइड्रोजन Cl को लेके जाएगा, एक जगह क्रिएट होगी, Cl अटैक कर देगा, ये बन गया। एक Cl आया और जो दूसरा Cl है H को लेके चला गया, CH3Cl। दिस इज अ सब्स्टिट्यूटेड एल्केन, इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन। ये रिएक्शन होगी सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको दिया होता कि एक्सेस ऑफ क्लोरीन, तो आप बोल देते कि अगर मैं एक्सेस ऑफ क्लोरीन ले लेती तो धीरे धीरे सारे के सारे हाइड्रोजन हट जाते, 3 स्टेप और होते 3 हाइड्रोजन को निकालने के लिए, और फाइनल प्रोडक्ट ये बनता टेट्राक्लोरोमीथेन। क्या बनता बच्चों? टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरो 4 क्लोरीन, चारों हाइड्रोजन क्लोरीन से डिस्प्लेस हो गए। यस, कौन सी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन। लास्ट में कौन सी रिएक्शन की थी? लास्ट सवाल में वो कौन सी रिएक्शन थी? एडिशन रिएक्शन। ठीक है, चलो 45वां सवाल। ये सवाल तो सबसे आसान है, करते हैं। चलो, सबसे आसान सवाल है, अगले 5 to 10 मिनट्स एंड वील ऑलमोस्ट बी एबल टू फिनिश इट। ये रिएक्शन समझो, अल्कोहल है, एसिड है, और अल्कोहल है इथेनॉल, आई मीन कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये मेरा एसिड केटालिसिस कर रहे हैं, हम एसिड डाल रहे हैं, और ये देखो एस्टर बन रहा है COO ग्रुप से, यहाँ पहचान लो। एस्टर बनना इज एस्टेरिफिकेशन, है ना। जब भी एक अल्कोहल को मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐड कर दूं, उससे क्या होगा? अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड पानी निकालेगा क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा, और एस्टर बनता है। ये एस्टर की पहचान है। फिर है CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन डाला निकल की प्रेजेंस में, एल्कीन से एल्केन बन गया। ये एडिशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजनेशन। क्लोरीन सनलाइट, ये आपको पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अभी किया है। एसिड बेस सॉल्ट वाटर,
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना? आसान था ना बच्चों, क्या बोलते हो, आसान था? आई थिंक सो, मुझे तो लग रहा है काफी आसान था, काफी बढ़िया लेवल का सवाल था। हाँ, 5 सवाल बाकी हैं आखिरी के, 5 सवाल बाकी हैं आखिरी के, जल्दी से करेंगे। आई नो आप पढ़ रहे हो, मैं तो कर रही हूँ, मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल है ना कंटिन्यूसली बोलना, तो थोड़ी देर और अपनी कंसंट्रेशन बनाए रखिए, फॉलो करते रहिए। चलिए सवाल देखते हैं। इनटेक ऑफ अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मीथेनॉल कैन बी लीथल कमेंट। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। कई बार ऐसे सवालों पे ध्यान नहीं देते बट एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो अल्कोहल पीना ठीक है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में तो वो भी बहुत ज़्यादा लीथल होगा, आपकी लिवर खराब हो जाता है, डिजीज़ हो जाती है, कायरोसिस, राइट, केरोसिस, कायरोसिस ऐसे ही नाम है, लिवर को ख़त्म कर देता है। बट मिथेनॉल तो बहुत ज़्यादा लीथल है। अगर आपकी स्मॉल क्वांटिटी भी ले लो ना, आपके सेल के अंदर क्या होता है, बायो में पढ़ते हो, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, उस प्रोटोप्लाज्म को ये क्या कर देता है, कोएगुलेट कर देता है, मतलब उसको इकट्ठा कर देता है। वो बोलते हैं ना कि खून जम गया, खून गाढ़ा हो गया, तो वही सेल के अंदर जो वो प्रोटोप्लाज्म में कोएगुलेट हो जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है एक तरीके से, और जिससे इंसान को प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगी और उसकी डेथ हो जाती है। प्लस ऑप्टिकल जो नर्व है ना, उसको भी डैमेज कर सकता है ये, तो आप अंधे भी हो सकते हो, इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस, और थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर उसकी क्वांटिटी हो गई तो वो क्या करेगा, सीधा डेथ, सीधा भगवान जी को हाई करेंगे। अगर भगवान देखे हैं किसी ने, साइंस के बच्चे हैं आप, साइंस के टीचर हूँ मैं, तो इट्स लाइक अ डिबेटेबल कॉन्सेप्ट, अपना अपना बिलीफ है, सो वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट, दो आई बिलीव इन सम एनर्जीज, बाकी पता नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल करते हैं। हाउ इज ईथीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथेनॉल? ये रिएक्शन बहुत बार हो चुका है, अब इसका मतलब समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल से ईथीन बनाना, खुद ही बताओ, अब मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, बहुत बार। अभी थोड़ी देर पहले ही ये रिएक्शन हुई थी। कौन सी रिएक्शन थी ये? डिहाइड्रेशन रिएक्शन, है ना? कैसे किया था? इथेनॉल लिया था मैंने, उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला था जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इससे H और OH निकाल रहा था, C2H4 विच इज योर एल्कीन, पानी निकल गया, इथीन बन गया जो हमसे पूछा था। गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व दे दिया, क्या ये बैलेंस रिएक्शन है? यस, सॉर्टेड है, बार बार कर लिया, तो ये तो आप इंपॉर्टेंट समझ के इसको बार बार प्रैक्टिस करना, जितनी बार हो सके उतनी बार प्रैक्टिस करना। अब सवाल है, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। चलो फंक्शनल ग्रुप देखो, CH3, CO, CH2, 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 CH3, आई थिंक यू ऑल नो इट, बहुत अच्छे से दिख रहा है। एक CO ग्रुप है जिसके इधर भी कार्बन की चेन है, इधर भी, तो CO ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है? कीटोन, है ना, कीटोन ग्रुप लगा है। CH3, CH2, CH2, COH, COH से एंड हो रहा है, कौन सा ग्रुप है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन पूछा जा सकता है। CH3, CH2, 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 CHO, CHO कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। और यहाँ पे CH3, CH2, OH, OH कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल। आई थिंक बहुत ही आसान सवाल था ये तो, क्या बोलते एटम्स, क्या बोलती पब्लिक, आसान है? आई थिंक सो। चलिए 49th सवाल है, आसान सवाल है। इन 3 टेस्ट ट्यूब ABC हमने क्या क्या चीजें ली है? A टेस्ट ट्यूब, B टेस्ट ट्यूब, C टेस्ट ट्यूब, ABC। A के अंदर हमने लिया है डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, डिस्टिल मतलब डीआयोनाइज वाटर, सॉफ्ट वाटर मान लो आप, उसमें कोई इंप्योरिटीज, कोई आयोन्स नहीं है, हार्ड वाटर वाले। दूसरा मैंने लिया है अंडरग्राउंड वाटर, और तीसरा हमने क्या लिया है? टैप वाटर, ठीक है। अब देखते हैं सवाल क्या पूछा है। सवाल हमसे पूछा है कि हमने इनके अंदर क्या किया, मैग्नीशियम सल्फेट डाल दिया, इन विच अ पिंच ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज डिसॉल्व्ड, ठीक है। हम ये कर लेते हैं, हमने तीनों के तीनों में थोड़ी सी पिंच मैग्नीशियम सल्फेट, और प्लीज याद रखना कि जो मेरा कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? वो हार्ड बनाते हैं पानी को, ठीक है, वो पानी को हार्ड बनाते हैं।
फिर पूछा गया इक्वल अमाउंट ऑफ सोप सोल्यूशन इज एडेड इन टू ईच टेस्ट ट्यूब एंड द कंटेंट्स आर शेकन. इन विच टेस्ट ट्यूब विल बी द लेंथ ऑफ द फॉर्म और लेदर बी लॉन्गेस्ट. जस्टिफाई योर आंसर. चलो बताओ, ये सवाल आप लोगों के लिए. सोप्स डिटर्जेंट का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है. साइड में हो जाती हूँ. बढ़िया सवाल है बच्चों, चलो बताओ जल्दी से. बढ़िया सवाल है. हाँ जी बिल्कुल, आपको पता है आंसर. आंसर क्या है? ए है. ए टेस्ट ट्यूब जो है इसके अंदर मुझे जो लेदर फॉर्मेशन है वो मैक्सिमम दिखेगी. मैक्सिमम लेदर फॉर्मेशन. और उसके पीछे का कारण क्या है? देखो, ये अंडरग्राउंड वाटर था विच ऑलरेडी हैज़ कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट, क्योंकि नीचे तो मिनरल्स काफ़ी आते हैं. टैप वाटर भी कहाँ से आ रहा है इन अ वे, उसमें भी काफ़ी चांसेस है. घर में कभी नलके का पानी पी के देखना, अलग ही टेस्ट आएगा. कभी बॉईल करके देखना, उसका जो नीचे का बॉटम है ना जिसमें आप पानी बॉईल करते हो वो वाइट वाइट हो जाता है, बिकॉज दैट ऑल्सो हैज़ हार्ड वाटर. दैट इज़ हार्ड वाटर बिकॉज कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन है. उसके अंदर आपने और डाल दिए, और डालने से वो और हार्ड हो गया, तो इसके अंदर तो लेदर फॉर्मेशन कम होगा ना. क्यों? क्योंकि सोप क्या करता है, ये जो हार्ड वाटर के जो सॉल्ट हैं, ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम के जो सॉल्ट होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके स्कम फॉर्मेशन बना देता है. तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? स्कम फॉर्मेशन विच इज नथिंग बट वाइट प्रेसिपिटेट्स. ठीक है, सबसे ज्यादा आपको अंडरग्राउंड वाटर में दिखेगा, फिर आपको टैप वाटर में, इसमें मिनिमम डिस्टिल्ड वाटर में, क्योंकि इसमें सिर्फ ये जो मैग्नीशियम सल्फेट आपने डाला है इसकी वजह से होगा. ठीक है, तो ए में सबसे ज्यादा लेदर फॉर्मेशन, झाग क्यों बनेंगे, माइसेल क्यों बनेंगे? क्योंकि सोप जो है, बिकॉज ऑफ दिस इज द लेस हार्ड वाटर, जल्दी से जल्दी वो क्या करेगा, पानी के साथ रिएक्ट करके लेदर फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, बढ़िया सवाल था. ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल था. और उसी से मिलता जुलता एक और सवाल जो 50th यानी कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है. कैसा लग रहा है बच्चों लास्ट सवाल को हम पूरा करते हुए? कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया, सॉर्टेड, मज़ा आ रहा है? लास्ट सवाल कर लें. 1.3 के लाइक्स हो गए, 1300. आई एम श्योर यू आर डूइंग इट. यू कैन डू इट. यू विल डू इट. चलिए, वाई आर डिटर्जेंट्स बेटर क्लेंजिंग एजेंट देन सोप? डिटर्जेंट अच्छे क्लेंजिंग एक्शन शो करते हैं एज कंपेयर टू सोप. ऐसा क्यों है? क्योंकि अगेन सोप जो होते हैं ना वो क्या करेंगे, हार्ड वाटर से रिएक्ट करके वाइट प्रेसिपिटेट, जिनको स्कम बोलते हैं, वो बना लेते हैं. इससे हमारा सोप का अमाउंट बहुत ज़्यादा लगेगा क्लेंजिंग एक्शन दिखाने के लिए. बहुत सारा सोप वेस्ट हो गया ये उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए. एग्जाम्पल से मेरे पास सोप था, ये सिर्फ C15H31COONA, सोडियम पाल्मिटेट सोप है, लॉन्ग कार्बन की चेन होती है. कैल्शियम सल्फेट था मान लो, जिसकी वजह से पानी हार्ड हुआ. अब इससे क्या होगा बच्चों, रिएक्शन होगी, DD रिएक्शन सोडियम सल्फेट के साथ जाना चाहेगा. 2 मॉलिक्यूल ले लो, सोडियम सल्फेट वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, पानी को हार्ड नहीं बनाते, क्योंकि पानी को हार्ड कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट बनाते हैं. एक कैल्शियम की वैलेंसी 2 है और ये 2 मिलेंगे, क्योंकि बैलेंसिंग ज़रूरी है. कंपाउंड का सही फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है. 2 क्यों बनेंगे? इन सब पे 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव, तो एक कार्बोक्सिलेट पे 1 नेगेटिव चार्ज है, 2 लिए ताकि 2 नेगेटिव हो जाए, ये 2 पॉजिटिव. ये अब सोप ने क्या किया, इसके साथ रिएक्ट करके ये सोडियम पाल्मिटेट बनाया, डाई पाल्मिटेट बनाया. ये क्या है, प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, स्कम जो है वो. तो यानी कि सोप वेस्ट होता जा रहा है पानी को सॉफ्ट बनाने के लिए. लेकिन जब मैं डिटर्जेंट की बात करूँ ना बच्चों, डिटर्जेंट एक पावर पैक्ड एजेंट है. डिटर्जेंट बोलेगा तू कितनी कोशिश कर रहा है, सोप मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है. इट डज नॉट रिएक्ट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयॉन्स. कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट नहीं करता. हार्ड वाटर जिसकी वजह से हार्ड बन रहा है उनसे रिएक्ट नहीं करता. तुम पड़े रहो, मुझे तुमसे लेना देना नहीं है. मैं अपना क्लेंजिंग एक्शन दिखाऊंगा और काम खत्म, पैसा हजम. ठीक है, तो इसलिए क्लेंजिंग एक्शन डिटर्जेंट ज़्यादा अच्छा दिखाते हैं. बट द ओनली प्रॉब्लम इन डिटर्जेंट इज दे आर जनरली नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो ये हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं. तो आप इस बात को भी प्लीज़ याद रखना अच्छे से. ठीक है, डन है? देख लो ध्यान से. डन है? देख लो ध्यान से. किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? तो आई नो 1 hour 40 minutes इज 100 minutes.
थोड़ा सा ऊपर चला गया, बट आई थिंक 10-15 मिनट ऊपर चला जाता है इन एक्सप्लेनिंग एंड एवरीथिंग, बट हमारा पर्पस बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया कि हमने 50 क्वेश्चन, अगर थोड़ा वो बातचीत हटा भी दो तो मोटा मोटा 100 मिनट में हमने कर लिया, है ना। तो ये रिवीजन कैसा लगा? शानदार, ज़बरदस्त, आउट ऑफ द वर्ल्ड के? ओके मैम। तो हाउ अबाउट शोइंग सम लव? लाइक किया कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन कैसा लगा। एक गोल्डन हार्ट छोड़ देना हमारी गोल्डन एटम जो है हमारी एटम्स आर्मी के लिए। ज़रूर बताना सेशन कैसा लगा। और एक और सेशन मैं आप लोगों के लिए लेना चाहती हूँ, और उसके लिए मैं आपका जानना चाहती हूँ वीकर पॉइंट इन केमिस्ट्री। तो कमेंट सेक्शन भर दो ये बताने के लिए, ताकि मैं उसके ऊपर अपना, या एक तरीके से आपका होमवर्क है, केमिस्ट्री में आपका सबसे वीकर पॉइंट, वीकर पोर्शन कौन सा है जिसका रिवीजन आपको चाहिए, जो पर्टिकुलर चीज़ है जो आपको तंग कर रही है, और मैम अपना सेशन इसके ऊपर जल्द ही लेके आएगी। तो बढ़िया बात है ना। बस फिर मैं आप लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ ऑलमोस्ट 2 घंटे बैठने के लिए। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए, आई होप क्या, ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, पीरियड। हाँ, सेम गोज विद बायो एंड फिजिक्स। आपके पूरा साइंस का 150 क्वेश्चंस का बंडल मिल रहा है। क्विक रिवीजन, एग्जाम से पहले आप मॉक करके देख रहे हो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपकी नैया तो पार हो गई है। बढ़िया स्कोर करोगे, ये डन है। तो आप लिखो अपना स्कोर भी, मतलब आप क्या स्कोर अपने लिए अज्यूम करके चल रहे हो। फिर जब आपका साइंस का पेपर पूरा हो जाए वापस आना इस वीडियो पे मुझे बताना, ठीक है। आपका जो गोल है, जो आपकी परसेंटेज का है, वो क्या है। आई होप ये वीडियो हेल्प करेंगे। प्लीज़ लिख के ज़रूर जाना, फिर जब साइंस का पेपर हो जाए तो वापस आना और बताना मैच किया कि नहीं, रिप्लाई करना उस पर, या। सो थैंक यू माई एटम्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू। मैं मिलूंगी अगली बार ऐसे ही धमाकेदार ज़बरदस्त सेशन लेके, बट तब तक के लिए थोड़ा रेस्ट करो, फिर पढ़ाई करना, थोड़ा सा खेल कूद भी ज़रूरी है, बैलेंस करके चलना, इसको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो मिलेंगे, बाय, सी या, टेक केयर माय एटम्स, हास्ता ला विस्ता।